Good afternoon, friends. Welcome to 3L with open hearts. 3L मतलब लाइफ लॉन्ग लर्निंग। तो सबसे पहले मैं बता दूं आपको कि इस जो चैनल हमने खोले हैं उसके ऊपर जो हमारी मोटोज़ एंड ऑब्जेक्टिव्स है, ताकि सबको क्लैरिफिकेशन मिल जाए कि क्या क्या चीज़ें आपको इस चैनल में मिलती रहेगी और कौन सी चीज़ें हम लोग कवर अप नहीं करेंगे। तो बेसिकली हमारा जो ये चैनल है, ये चैनल खोलने की जो आइडिया है मुझे बहुत पहले से मुझे सूझ रही थी, मगर मैं उस टाइम एक प्रॉपर मॉडल लेकर नहीं आ पाई थी। पर आज जैसे कि मेरे यूट्यूब पेज में जो इग्नू के BSW यूट्यूब पेज है, उसमें काफ़ी सारे रिक्वेस्ट आते रहते हैं और वहाँ पे काफ़ी सारे ऐसे भी स्टूडेंट्स हैं जिनको बहुत सारे क्वेरीज़ है, जो वो लोग अभी इस कोविड सिचुएशन में वो कवर अप नहीं कर पाते हैं। तो इसके वजह से मैंने चैनल आज खोली है और ये हमारी पहली वीडियो है। तो इंट्रोडक्शन शायद थोड़ी सी बड़ी हो जाए, मगर बाद में जैसे कि आपको मिलते रहेंगे वीडियोस, उसमें इंट्रोडक्शन शॉर्ट कर दिया जाएगा। मेनली मैं बता दूं, अगर आप हमारे इस वीडियो के साथ जुड़े रहेंगे तो आपको इसमें जो मिलेगी वो है BSW बैचलर ऑफ सोशल वर्क, जो इग्नू से है, इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी। उसके सिलेबस हम लोग आज कवर अप करेंगे एकदम डिटेल में, और पूरी कंप्लीट हम लोग उसको कवर अप करेंगे। और उसमें सारी यूनिट्स एंड ब्लॉक्स सब कुछ हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। और जैसे पैटर्न्स उनके डिफरेंट है, जैसे कि फाउंडेशन और इलेक्टिव और आपका प्रैक्टिकल, उसके बारे में भी हम लोग सब कुछ इन डिटेल से बात करेंगे। पर इससे पहले मैं बता दूं आपको कि हमारे कुछ मोटोज़ हैं इस चैनल के, और वो मोटोज़ क्या क्या हैं। बेसिकली हमारे चैनल में हम लोग जैसे सब्जेक्ट्स कवर अप करेंगे वो सारे सोशल स्टडीज़ पे होंगे। मतलब साइंस एंड कॉमर्स के कोई सब्जेक्ट्स आपको यहाँ पे नहीं मिलेगा, मगर अगर आप सोशियोलॉजी या इकोनॉमिक्स या सोशल वर्क ऐसे कुछ पढ़ रहे हैं, या लिटरेचर में भी, तो आपको शायद यहाँ से सारे लेक्चर्स मतलब 1 बाय 1 मिलते रहें। मगर इनिशियल में BSW के साथ स्टार्ट कर रही हूँ, क्योंकि मुझे प्रायर मतलब पर्सनल एक्सपीरियंस है इग्नू के BSW कोर्स के साथ, तो इसलिए मैं BSW के साथ स्टार्ट कर रही हूँ। दूसरी बात ये है कि हमारे कुछ मोटोज़ है, जो है कि हम ऐसे आपको सिखाएंगे कि कैसे ओपन डेटा एक्सेस किया जाता है। मैं तकरीबन 3 से 4 साल इग्नू के साथ जुड़ी हुई हूँ, और वहाँ पे मैंने देख चुकी मैं कि बहुत प्रॉब्लम होती है कि आप कहाँ से बुक्स लोगे, आप इंटरनेट में कैसे नोट प्रिपरेशन करोगे, उसके लिए आपको बुक्स नहीं मिलते हैं, या आपको इग्नू के जो मेन कैरिकुलम बुक्स है वो भी कैसे एक्सेस किया जा सकता है एकदम बिल्कुल फ्री में, वो भी बहुत सारे लोगों को पता नहीं होता है। तो आप एक अच्छे मतलब मार्क्स ले आने के लिए एटलीस्ट 55% मार्क्स, सबका ही गोल होता है कि मुझे एटलीस्ट 55% मार्क्स मिल जाए। अगर आप और भी ज़्यादा एम्बिशियस हो तो शायद आप 60% या फर्स्ट क्लास के सोच रहे हो, तो उसमें नोट्स बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। तो उसके लिए आपके पास प्रॉपर रिसोर्सेज रहना बहुत ज़रूरी है। और जैसे कि ओपन यूनिवर्सिटी में जो पर्सनल लाइब्रेरी है उसकी एक्सेस काफ़ी कम है, बहुत सारे लोगों को पता भी नहीं है कि इग्नू के एक लाइब्रेरी है जो मैदानगरी में है, न्यू दिल्ली में। और ओपैक बोल के भी एक ओपन लाइब्रेरी है, जहाँ पे आप बिल्कुल रजिस्ट्रेशन करवा के मेंबरशिप लेके आप वहाँ पे पढ़ सकते हो। पर कैसे उस सारे डेटा को आप एक्सेस करके फ्री में या कोई मिनिमल मेंबरशिप चार्जेस के बदौलत आप उसको पढ़ के उसमें से बढ़िया नोट बना सकते हो, इसके बारे में हम लोग इसमें आपको अप टू डेट करते जाएंगे। और दूसरी बात जो है कि मैंने देखा है कि इसके वजह से मेरे बहुत सारे फ्रेंड्स थे, और मैंने आसपास में भी बहुत देखा है कि ड्रॉप आउट्स रेट बहुत ज़्यादा हो जाते हैं इसके वजह से, कि आपको मन नहीं लगता है पढ़ने में, क्योंकि आपको प्रॉपर लेक्चर्स नहीं मिलते हैं, आपके क्लासेस सही से होते नहीं हैं, और जो जैसे काउंसलर्स दिए जाते हैं वो लोग सही ढंग से पढ़ाते भी नहीं है, क्योंकि उनको कोई भी इंटरेस्ट नहीं रहती है, क्योंकि उनके पर्सनल अथॉरिटी के साथ कुछ ना कुछ प्रॉब्लम रहता है। तो वो लोग जो है काफ़ी मूड ऑफ रहता है, वो लोग सही से कवर अप करते भी नहीं हैं। मतलब इनिशियली 2-4 लेक्चर्स वो सही भी ढंग से भी दे देते हैं, पर उसके बाद वो लोग आते नहीं हैं, या उनके बहुत सारे प्रॉब्लम्स रहते हैं। इसके वजह से हमें दिल्ली में रहते हुए भी लेक्चर्स कवर अप करने के लिए प्रॉपर काउंसलर्स नहीं मिलते हैं। तो इसलिए हम लोग क्लास में जाना बंद कर देते हैं। ऑब्वियसली क्लास में जाना बंद कर देंगे तो हमारी यूनिवर्सिटी के साथ जो बेसिक अटैचमेंट है वो भी ख़त्म हो जाती है धीरे धीरे। और उसके बाद जब एग्ज़ाम आते हैं उसके पहले हम लोग असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और उसके बाद असाइनमेंट नहीं डालते हैं, तो ऑब्वियसली एग्ज़ाम में जाने का भी मन नहीं होता है। तो ऐसे हम लोग फर्स्ट ईयर या सेकंड ईयर में ही बहुत सारे लोग ड्रॉप आउट कर जाते हैं। मेरे पास अभी आंकड़े नहीं है एग्जैक्टली बोलने के लिए कितने लोग ड्रॉप आउट करते हैं, पर बहुत सारा ड्रॉप आउट रेट काफ़ी हाई है, जस्ट इसके वजह से कि असाइनमेंट्स कैसे बनाएं
और हमें प्रॉपर क्लासेस नहीं मिलते हैं, इसके वजह से हम असाइनमेंट बना भी नहीं पाते हैं, क्योंकि सोशल स्टडीज़ में जो मेन प्रॉब्लम है वो है रिसोर्स की, और कॉन्सेप्ट्स क्लियरेंस ना होने की वजह से हम लोग उसको समझ ही नहीं पाते कि उस चैप्टर में एक्चुअली लिखा क्या है, बोला क्या जा रहा है। तो इसकी वजह से हम असाइनमेंट कंप्लीट नहीं कर पाते हैं, और असाइनमेंट जब कंप्लीट ही नहीं होती है तो हम सिलेबस ही कवर अप नहीं कर पाते, तो एग्ज़ाम देने के लिए कॉन्फिडेंस भी हमारे पास बची नहीं रहती है। तो मैं चाहूँगी कि हमारा ये जो चैनल है वो ड्रॉप आउट रेट मतलब मिनिमम टू मिनिमम करे, और मैक्सिमम टू मैक्सिमम इन्वॉल्वमेंट एंड पार्टिसिपेशन रहे, जैसे कि आप फाइनल ईयर तक उसको करके आप सर्टिफिकेट या डिप्लोमा या डिग्री जिसके लिए भी आप तैयारी कर रहे हो वो आप कंप्लीट कर पाओ। और दूसरी बात ये है कि हम लोग अभी जो BSW के ऊपर बात करेंगे तो फील्ड वर्क के ऊपर हमारी अलग से प्लेलिस्ट आएगी। मतलब प्रैक्टिकल फील्ड वर्क इज़ अ वेरी बिग नुइसेंस फॉर द स्टूडेंट्स, बिकॉज दे simply don't understand how to approach the field work, what kind of contents they are going to cover, and how to have a better understanding with your counselor, and यू वुड बी गिवन अ सुपरवाइज़र फ्रॉम द यूनिवर्सिटी। और सुपरवाइज़र के साथ कम्युनिकेशन में बहुत प्रॉब्लम हो जाती है, कहाँ पे फील्ड वर्क करूँ, कहाँ से सर्टिफिकेट मिले, एनजीओ में काम करना कंपलसरी है भी या नहीं, ये सारे बातें फील्ड वर्क में काफ़ी कन्फ्यूजन्स पैदा करती है। इसके वजह से फील्ड वर्क के लिए हम अलग से एक प्लेलिस्ट बनाएंगे। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। मुझे लगता है कि मैंने मोस्टली कवर अप कर दिया है इस बारे में, क्योंकि चैनल की पहली वीडियो है तो थोड़ी सी आपको शायद यू मस्ट बी वेटिंग फॉर द सिलेबस थिंग एंड ऑल, तो मैं उसको स्टार्ट करने वाली हूँ। मगर उससे पहले मैं एक बहुत ही सुंदर से कोटेशन से स्टार्ट करना पसंद करूँगी, जो APJ अब्दुल कलाम ने कहे थे कि विजडम इज़ अ वीपन टू वॉर्ड ऑफ डिस्ट्रक्शन, इट्स एन इनर फोर्ट्रेस विच द एनिमी कैन नॉट डिस्ट्रॉय। तो ये आज की मतलब बहुत ही इंस्पिरेशनल एक कोटेशन है जो APJ अब्दुल कलाम ने दिए थे उनके इग्नाइटेड माइंड में। अगर आप वो किताब पढ़ोगे तो आपको नॉलेज सोसाइटी और स्टूडेंट्स के बारे में, एजुकेशन के बारे में बहुत कुछ पता चलेगा। एक्चुअली हमारी वीडियोस किस ऑडियंस हो या किस टारगेट ऑडियंस के लिए है ये बोलना बहुत ज़रूरी है। बेसिकली हमारे ये वाले जो वीडियो है उसके बारे में मैं नहीं बताऊंगी, मगर मेनली जितने सारे वीडियोस आने वाले हैं वो एक्चुअली फुल फ्लेजेड लेक्चर्स कवर अप करेंगे। मतलब मैंने पहले बताई थी कि मैं जो काउंसलिंग होती है क्लास में, जहाँ पे लेक्चर्स नहीं मिलते हैं, 1-2 घंटे के मिनिमम 2 घंटे के जो लेक्चर्स होते हैं वो हमें दिया ही नहीं जाता है, या हम लोग पहुँच नहीं पाते, या वो कुछ भी ना कोई प्रॉब्लम उसमें आ जाती है। इसलिए हम लोग इसमें 1 से 1.5 घंटे या 40 मिनट्स टू 1 घंटे के लेक्चर्स रखेंगे, ब्लॉक बाय ब्लॉक या बुक्स बाय बुक्स। तो इसमें आपको फुल फ्लेजेड लेक्चर्स मिल जाएंगे। जो राउंड द ईयर स्टूडेंट्स होते हैं, जो राउंड द ईयर पढ़ाई करते हैं, सिर्फ एग्ज़ाम के पहले या असाइनमेंट्स के पहले नहीं, इसके उन लोगों के लिए ये वीडियोस काफ़ी अच्छे रहेंगे मेरे ख्याल से, क्योंकि वो उन लोगों को कंप्लीट गाइडेंस मिलेगी। और जैसे मैंने बताई थी कि डेटा एक्सेस करना कैसे, कहाँ से किताब लेके या कहाँ से बेस्ट किताब लेके आप ऑनलाइन फ्री में आपका नोट बना सकते हो, ये सारे चीज़ पे आपको मतलब काफ़ी गाइडेंस मिल जाएगी। दूसरी बात है कि हम लोग कुछ वीडियोस ऐसे बनाएंगे जो जस्ट एग्ज़ाम के पहले, जो 2 महीने पहले या 3 महीने पहले हम जो प्रिपरेशंस लेते हैं उस टाइम में हमारे पास पढ़ने के लिए उतना टाइम नहीं रहता है, और फिर भी हमें 55 या 60% का गोल लेके चलते हैं हम लोग। 60% का गोल तो आपको थोड़ा सा हार्ड वर्क चाहिए, मगर 50 to 55% का अगर आप गोल लेके चलो तो शायद आपको ऐसे कुछ शॉर्ट वीडियोस मिल सकते हैं, जैसे कि 25 to 45 मिनट्स या 25 to 35 मिनट्स के अंदर, जहाँ पे मैं बहुत ही क्रिप्स एंड कंसाइज मैनरिज्म में आपको समझाऊंगी। कोई भी मतलब सब्जेक्ट्स हों, जैसे कि आप एग्ज़ाम के पहले बहुत जल्दी उसमें से नोट बना सको, उसमें प्रॉपर प्रेजेंटेशन के साथ और लिंक्स वगैरह मैं दे दूँगी। सो लेट्स स्टार्ट। हम लोग डायरेक्टली अभी सिलेबस पे चले जाते हैं। और सिलेबस में जाने से पहले मैं आपको कुछ चीज़ें बता दूँ, जिससे आपको जब आप असाइनमेंट्स बनाते हो तब पहले वाले पेज में जब आप इन्फॉर्मेशंस फिलअप करते हो ना, तब काफ़ी सारे कन्फ्यूजन्स रहते हैं कि प्रोग्राम कोड कौन सी है और सब्जेक्ट कौन सा है और ये सब क्या है। मतलब काफ़ी टाइम होता है कि आपको खुद ही नहीं पता चलता है कि आपको कैसे उसको फिलअप करना है। अगर आप उसको पहले से ही क्लैरिफिकेशन आपके दिमाग में एक बार बैठ जाए कि मेरे इतने सब्जेक्ट्स हैं, इतने पेपर्स हैं और ये मेरे प्रोग्राम कोड्स हैं, तो आपको आगे जाके आपको सब्जेक्ट के असाइनमेंट्स बनाने में कोई दिक्कत नहीं होगा। तो पहले हम लोग एक हायरार्की देख लेते हैं कैसे इसका पूरा सिलेबस का कोर्स स्ट्रक्चर बनाया गया है। तो पहले जो आता है वो है प्रोग्राम कोड, और यहाँ पे आपका प्रोग्राम कोड है BSW, मतलब बैचलर ऑफ सोशल वर्क। अब प्रोग्राम कोड के अंदर
3 ईयर्स है, 3 ईयर्स हैं, जो 3 ईयर्स के कवर अप होंगे। वो मैक्सिमम 5 to 6 ईयर्स है, मुझे एग्जैक्टली नहीं पता है कितने आप मैक्सिमम कर सकते हो, मगर मिनिमम 3 ईयर्स है, क्योंकि 3 ईयर्स के हिसाब से सब्जेक्ट्स को बनाए गए हैं। तो हर एक ईयर में आपको 3 टाइप के कोर्सेज मिलते हैं, एक है फाउंडेशन, एक है इलेक्टिव और एक है प्रैक्टिकल। हालांकि थर्ड ईयर में आपको कोई फाउंडेशन कोर्सेज नहीं मिलेंगे, फाउंडेशन कोर्स सिर्फ फर्स्ट एंड सेकंड ईयर के लिए ही है, जैसे कि आपके बेसिक बैकग्राउंड जो है ह्यूमैनिटीज़ में वो कवर अप हो जाए और आपका लैंग्वेज जो है उसका स्किल भी बेहतरीन रहे। इसके वजह से फर्स्ट 2 ईयर्स में फाउंडेशन कोर्सेज डाले जाते हैं, जहाँ हालाँकि फाइनल ईयर्स में कोई फाउंडेशन कोर्सेज नहीं रहते हैं, वहाँ पर सिर्फ इलेक्टिव एंड प्रैक्टिकल्स रहते हैं। तो पहले फाउंडेशन कोर्स में मैं बता दूं कि पहले वाले फाउंडेशन कोर्स जो फर्स्ट ईयर के रहते हैं वो थोड़ी सी हेक्टिक है, क्योंकि उसमें आपको 3 पेपर्स मिलते हैं फाउंडेशन कोर्स में। जैसे कि ह्यूमैनिटीज़ के एक पेपर होता है और बाकी 2 लैंग्वेज पे होता है। तो 3 कोर्सेज यहीं पे कंप्लीट हो गए, मतलब 3 पेपर्स यहीं पे कंप्लीट हो गए। फिर इसलिए 3 पेपर्स जैसे कि फाउंडेशन में आता है तो इलेक्टिव में सिर्फ एक ही पेपर रखा जाता है जो मेन है। मतलब मैं पहले आपको डेफिनेशन समझा देती हूँ। फाउंडेशन मतलब है आपका जो बैकग्राउंड है, मतलब आप 12th तक पढ़ के आए हो और उसमें आपको ह्यूमैनिटीज़ और आपके लैंग्वेज, कम्युनिकेशन स्किल, ग्रामर स्किल कितना बेटर है वो समझने के लिए और उसको और एक बार रफली ब्रशअप करने के लिए फाउंडेशन कोर्सेज बनाए गए हैं। आपके साइंटिफिक टेम्परामेंट कैसे है, जैसे कि फंडामेंटल ड्यूटीज़ में हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में है कि साइंटिफिक टेम्परामेंट इज़ अ मस्ट थिंग, इसलिए आपका सेकेंड ईयर में भी साइंस के ऊपर थोड़ा सा पढ़ना पड़ता है। तो ये सारे बैकग्राउंड में होते हैं। इलेक्टिव कोर्स आप नाम से ही पता चल सकता है आपको कि वो इलेक्टिव है, मतलब आप इलेक्ट कर सकते हो। पर यहाँ पे एक बहुत ही कॉमन कन्फ्यूजन स्टूडेंट्स के अंदर होते हैं, वो सोचते हैं कि आप यहाँ पे मल्टीपल चॉइसेस रहेंगे, आप उसमें से इलेक्ट कर सकते हो, मगर BSW में ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि आप हिस्ट्री या इकोनॉमिक्स में जाओ, शायद आपको चॉइस बहुत सारे मिल जाते हैं, वहाँ पे 10-50 पेपर्स होते हैं इलेक्ट करने के लिए, मगर BSW में इलेक्टिव नाम का मतलब नाम का ही है, आपको जैसे पेपर्स है वैसे ही आपको चूज़ करने होते हैं। जब ऑनलाइन एडमिशन करने जाते हो तो वहाँ पे चॉइसेस बोल के कुछ भी नहीं आते, जैसे पेपर्स हैं वैसे ही दिखाते हैं। तो ये इलेक्टिव ये हो गया जहाँ पे आपको मेन सोशल वर्क के सब्जेक्ट्स रहेंगे, और लास्ट में होते हैं प्रैक्टिकल, जो 3 ईयर में एक एक करके होता है। मतलब हर ईयर में आपको एक जर्नल दिया जाता है जो 300 से 400 पेजेस के होते हैं, और वो जर्नल आपको फिलअप करके आपके सुपरवाइज़र के पास भेजना पड़ता है। तो हर ईयर में प्रैक्टिकल के एक एक करके जर्नल आपको फिलअप करने पड़ेंगे, मतलब 3 ईयर में 3 जर्नल्स। ओके, तो यहाँ पे मैं बता दूँ कि प्रैक्टिकल के जो जर्नल्स है वो मैं इकट्ठे डिस्कस करने वाली हूँ, जहाँ पे इलेक्टिव कोर्स जो है वो मैं ईयर बाय ईयर करूँगी। तो इसमें बहुत सुविधा होगी, जैसे कि फर्स्ट ईयर में हो या सेकेंड ईयर या थर्ड ईयर में हो आप, तो आपको बहुत सुविधा हो जाएगी कि आपको समझ में आ जाएगा कि हाँ मुझे इस ईयर में इतने ही सारे पेपर्स कवर अप करने हैं। तो फाउंडेशन और इलेक्टिव का जो है वो मैं एक साथ कवर करूँगी ईयर बाई ईयर, मगर प्रैक्टिकल का जो है वो मैं एक साथ कवर अप करने वाली हूँ एकदम लास्ट में, क्योंकि प्रैक्टिकल का जो फॉर्मेट है वो लगभग एक ही टाइप का होता है हर ईयर के जर्नल में, सिर्फ बीच में थोड़े बहुत डिफरेंसेस रहते हैं, क्योंकि तब उसके अंदर का जो मेन कंटेंट जो चेंज होता रहता है वो आपका थियोरेटिकल पे ही डिपेंडेंट है। मतलब जैसे जैसे आपका ज्ञान बढ़ता जाता है, आप ज़्यादा एडवांस आपको नॉलेज मिलती रहती है, उसी हिसाब से प्रैक्टिकल के कंटेंट थोड़े से चेंज हो जाते हैं हर ईयर में। जैसे कि फ़र्स्ट ईयर का प्रैक्टिकल में आपको जैसे काम दिया जाएगा आपको करने के लिए या फिलअप करने के लिए, वो आपके फ़र्स्ट ईयर की बुक से आपको नहीं मिलने वाला है। तो ये बात आप पहले ही जान लो कि प्रैक्टिकल फ़र्स्ट ईयर के लिए सारे स्टूडेंट्स के लिए थोड़ी सी दिक्कत वाली होती है, क्योंकि उनको समझ में नहीं आता है कि प्रैक्टिकल कवर अप कैसे किया जाए, क्योंकि उनको इसके साथ उनका जो फर्स्ट ईयर का सिलेबस है थियोरेटिकल वो मैचअप नहीं होता है। मगर जैसे आप सेकंड ईयर में आ जाओगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि सेकंड ईयर के थियोरेटिकल और प्रैक्टिकल के थियोरेटिकल बहुत ही मिलता जुलता है, और थर्ड ईयर में भी वैसे ही होने वाला है। मतलब फाइनल ईयर का जो प्रैक्टिकल है और आपका इलेक्टिव कोर्सेज जो मेन कोर्सेज होंगे फाइनल ईयर के, वो बहुत ही मिलते जुलते रहेंगे, तो आपको जर्नल फिलअप करने में बहुत उसमें आसानी होगी। तो इसलिए मैं प्रैक्टिकल का जो 3 जर्नल है वो एक साथ इकट्ठे मैं डिस्कस करने वाली हूँ, क्योंकि उनके फॉर्मेट्स मोरलेस एक ही है। फाउंडेशन कोर्स में हम लोग सबसे पहले आते हैं, और यहाँ पे मैं बता दूँ कि दोनों टाइप के फाउंडेशन कोर्सेज होते हैं, एक है लैंग्वेज और एक है ह्यूमैनिटीज़ एंड साइंस। तो फर्स्ट ईयर में आप ह्यूमैनिटीज़ और 2 कोई भी लैंग्वेज आप चूज़ कर सकते हो। जनरली लैंग्वेज में रीजनल लैंग्वेजेस के ऑप्शंस होते हैं, और इंग्लिश में 2 पेपर्स के ऑप्शन होते हैं। जैसे कि मैं आपको अभी समझा देती हूँ। इग्नू में आप 2 ही मीडियम में आप एग्ज़ाम दे सकते हो, एक इंग्लिश और हिंदी, ठीक है। तो इंग्लिश और हिंदी को ऑफिशियल लैंग्वेज के हिसाब से रखा गया है।
तो इसके लिए शायद जो 2 लैंग्वेज के पेपर्स आपके होंगे फर्स्ट ईयर में, वो दोनों ही इंग्लिश में हो सकते हैं, 2 पेपर ही, मतलब एक बेसिक इंग्लिश और एक एडवांस इंग्लिश, और हिंदी के भी एक बेसिक हिंदी और एक एडवांस हिंदी के होते हैं, ठीक है। बाकी सारे जितने रीजनल लैंग्वेजेस है, जैसे कि पंजाबी, उर्दू, ओडिया और बंगाली, ऐसे जो आसामीज़ जो भी लैंग्वेजेस है, मैं आपको बाद में बताऊंगी क्योंकि उसके ऊपर मुझे डिफरेंटली कवर अप करना पड़ेगा, तो आप उसको चूज़ कर सकते हो। जैसे कि मैं मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस से बता सकती हूँ कि मेरा लैंग्वेज में दोनों ही इंग्लिश चूज़ किया था, मगर अगर मुझे एक मदर टंग का लेना है और एक इंग्लिश लेना है तो मैं वो कर सकती हूँ, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं है। और हिंदी जो स्पीकिंग है या जो हिंदी में दोनों ही पेपर देना चाहते हैं उनके लिए भी ये बहुत आसान है, मगर आप अगर पंजाबी हो और दोनों ही पेपर पंजाबी लैंग्वेज में लेना चाहते हो तो आई डोंट थिंक इज़ पॉसिबल, आपको एक ना एक इंग्लिश में लेना पड़ेगा। तो मैं इसके साथ बाद में इसके बारे में डिटेल्स में बात करूँगी। और पहले ईयर में मैं बता देती हूँ कि जो ह्यूमैनिटीज़ है, ह्यूमैनिटीज़ में आपका जो है वो कंपलसरी है BSHF जो है वो ही आपका ह्यूमैनिटीज़ सब्जेक्ट है, और ये आपके लिए ही सिर्फ कंपलसरी नहीं है, कोई भी सोशल स्टडीज़ के आप बैचलर डिग्री करने जाओगे इकोनॉमिक्स या सोशियोलॉजी या हिस्ट्री में, तो आपका BSHF देना ही देना है। तो ये BDP प्रोग्राम में अंदर आता है। अगर असाइनमेंट ढूंढने के टाइम में आप अगर BSHF का जो फर्स्ट ईयर का जो कोर्स है, अगर आप उसको BSW के कोर्स में ढूंढने जाओगे तो आपका असाइनमेंट वहाँ पे कभी भी नहीं मिलेगा। आपको BDP वाले में जाना है, मतलब गूगल में जैसे आप लोगों लिखोगे कि BDP असाइनमेंट 2019 या 2021 इग्नू, तो आपको BDP के अंदर ही BSHF और लैंग्वेज और FST जो है साइंस का फाउंडेशन कोर्सेज कभी भी आपको मेन इलेक्टिव कोर्स के साथ इकट्ठे नहीं मिलेंगे, क्योंकि FST और लैंग्वेज और ह्यूमैनिटीज़ के इतने सारे जो कोर्सेस है सारे बैचलर्स में लागू होते हैं, मतलब सारे सोशल स्टडीज़ वाले बैचलर्स को ये पेपर देना कंपलसरी होता है। तो मैं सबसे पहले बता दूं कि जो प्रोग्राम कोड है वो तो हमारा BSW है, और यहाँ पे जो आपका कोर्स कोड है, जो पेपर्स है उसके हिसाब से आपका कोर्स कोड होते हैं, मतलब पेपर यानी कोर्स कोड। तो आपके जो ह्यूमैनिटीज़ है उसका कोर्स कोड है BSHF, ठीक है। और आपका जो लैंग्वेजेस हैं वो आपके हिसाब से होगा, जैसे कि आप अगर इंग्लिश दोनों ही ले रहे हो तो आपका FAG 1 और FAG 2 आएगी। आप अगर हिंदी ले रहे हो तो वो FHT 1 और FHT 2 आएगी। अगर आप उर्दू ले रहे हो तो आपका FUD 1 और FUD 2 आएगी, ऐसे, ठीक है। पर मुझे नहीं पता कि उर्दू के दोनों पेपर आप दे सकते हो कि नहीं, वो आपको मैं जब लैंग्वेज के ऊपर मैं अलग से बनाऊँगी तब मैं बता दूँगी। तो ये हो गया आपका फाउंडेशन कोर्स। और इलेक्टिव कोर्स में मैं और बताना चाहूँगी कि इलेक्टिव कोर्स का जो कोर्स कोड है वो याद रखना बहुत ही आसान है, क्योंकि उसमें कोई स्पेसिफिक कोड का डिफरेंस नहीं रहता है। पूरा कुल मिला के 3 ईयर्स में आप 6 पेपर देते हो, ठीक है। मगर ये 6 पेपर ऐसा नहीं है कि हर 1 साल में 2 करके पेपर होता है, वो अलग अलग टाइप के उसका स्ट्रक्चर है, वो जो मैं अभी बताने वाली हूँ। तो ये जो 6 पेपर आप 3 ईयर में देते हो उसका नाम बहुत ही इजी है, कोर्स कोड को याद करना बहुत इजी है, क्योंकि वो है BSW 001, 002, 003, 004, 005 एंड 006, ऐसे 6 पेपर आते हैं। तो उसमें कोर्स कोड आपको असाइनमेंट के टाइम में, लिखने के टाइम में या एग्ज़ाम में लिखने के टाइम में कोई प्रॉब्लम नहीं आना चाहिए। अभी इलेक्टिव कोर्स का जो पैटर्न है, जैसे कि मैंने प्रैक्टिकल में बताया कि हर एक ईयर में एक जर्नल है, एक प्रैक्टिकल है, वैसे ही इलेक्टिव कोर्स जो है उसके पैटर्न थोड़े से अजीब है। मतलब अब के लिए तो फ़िलहाल वैसे ही उन लोगों ने रखा है, बाद में चेंज करेंगे तो मुझे नहीं पता, पर एज़ पर 2020 उनका फर्स्ट ईयर में एक ही इलेक्टिव कोर्स रखा है उन लोगों ने, और सेकेंड ईयर में उन लोगों ने 2 इलेक्टिव कोर्स रखे हैं, जो पेपर नंबर 2 और पेपर नंबर 4 है, और फाइनल ईयर में उन लोगों ने 3 इलेक्टिव कोर्स रखे हैं। आपको अगर याद है तो मैंने बताई थी कि फाउंडेशन जो कोर्सेज़ है, जो साइंस, ह्यूमैनिटीज़ और लैंग्वेज में, वो पहले दोनों ईयर में वो लोग ख़त्म कर देते हैं, तो थर्ड ईयर में कुछ रहता ही नहीं है, तो थर्ड ईयर में सिर्फ इलेक्टिव कोर्स ही सिर्फ रहता है। इसके लिए थर्ड ईयर में वो लोग 3 इकट्ठे पेपर्स दे देते हैं BSW के, जो कि हैं आपका 3, 5 एंड 6। तो फर्स्ट ईयर में आपको मिलेगा BSW 1, सेकेंड ईयर में आपको मिलेगा BSW 2 एंड 4, और थर्ड ईयर में आपको मिलेगा BSW 3, 5 एंड 6। तो ये थोड़ा सा अटपटा है, मगर आपको याद रखना है इसको, और प्रैक्टिकल के बारे में भी बता चुकी हूँ। तो अभी मैं एक चीज़ आपको बताऊंगी यहाँ पे, जो है कि इलेक्टिव कोर्स के बारे में हम लोग पहले बात करेंगे, तो उसका स्ट्रक्चर थोड़ा सा हम लोग देख लेते हैं। हर एक पेपर का एक कोर्स कोड होता है, जो मैंने पहले ही कह चुका आपको। तो उसके बाद जो होता है, हर एक कोर्स कोड में आपको बुक्स दिए जाते हैं, 6 बुक, 5 बुक, 7 बुक, और उस बुक्स को कहते हैं ब्लॉक्स,
और हर एक ब्लॉक्स के अंदर यूनिट्स रहते हैं। मतलब अगर आप उसको स्प्लिंटर कर रहे हो ऐसे, उसको स्टेप बाय स्टेप तोड़ोगे तो पहले आ रहा है कोर्स कोड, और कोर्स के बाद आ रहा है ब्लॉक्स, और ब्लॉक्स के बाद आ रहा है यूनिट्स। ब्लॉक्स मतलब कुछ भी नहीं, बुक्स, और बुक्स में जितने चैप्टर्स रहेंगे उस चैप्टर्स को वो लोग कहते हैं यूनिट्स। तो ऐसे करके इसको वो लोग डिवाइड करते हैं। तो चलिए हम लोग शुरू करते हैं पहले इलेक्टिव कोर्सेज़ के साथ, उसके बाद हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे और ह्यूमैनिटीज़ भी उसके बाद ही करेंगे। तो पहले फर्स्ट ईयर में आपका एक ही पेपर आ रहा है सोशल वर्क का मेन पेपर, जिसका नाम है इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क BSWE 001। तो आपको याद रखना है, इसका नाम है BSWE 001, E फॉर इलेक्टिव। तो इसमें पहले मैं बता दूं कि कितने सारे ब्लॉक्स हैं, मतलब बुक्स आपको कितने सारे मिलने वाले हैं। 1 2 3 4 5 6 बुक्स आपको मिलने वाले हैं इसके अंदर, ठीक है। तो और मैं अभी जो टॉपिक्स कवर करने वाली हूँ वो सारे इंग्लिश में करूँगी। अगर हिंदी में अलग से टॉपिक कवर करने के लिए आप रिक्वेस्ट डालोगे मुझे, तो मैं हिंदी में भी उसको कवर अप कर दूँगी। और ये सारे जितने सारे डेटा मुझे मिला है वो सारे इंटरनेट में ही हैं। तो ऐसी बात नहीं है कि कोई मतलब ख़ास कोई रिसोर्सेज से मुझे मिला है। तो आप भी अगर ये स्मॉल ट्रिक अपनाओगे तो आप भी जाके वहाँ पे आसानी से सारे डेटा कभी भी खोल के देख सकते हो। तो वो मैं एंड में वीडियो के बता दूँगी कैसे आपको भी ये डेटा आपके मोबाइल में या लैपटॉप में आप देख सकते हो। तो ब्लॉक 1 2 4 5 6 6 बुक हैं। तो ब्लॉक 1 का जो नाम है वो बुक का नाम है इमर्जेंस ऑफ प्रोफेशनल सोशल वर्क, यानी प्रोफेशनल सोशल वर्क कैसे स्टार्ट हुआ उसके बारे में ये बुक बताएगी। इसमें यूनिट हैं 4, और ये चारों यूनिट के बारे में मैं थोड़ी सी बता देती हूँ, जैसे कि इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क कॉन्सेप्ट्स और इंट्रोडक्शन टू सोशल वर्क कॉन्सेप्ट 2। तो ये जो दोनों यूनिट है ये बहुत बेसिक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें आपको सोशल कॉन्सेप्ट्स के बारे में बताया जाएगा। कॉन्सेप्ट यानी कुछ भी नहीं, एक ग्लॉसरी होती है, और सोशल वर्क में जो मेन टर्म्स है उसके बारे में आपको बताया जाएगा, जैसे कि सोशल एक्शन या सोशल वेलफेयर या आपका वॉलंटरिज्म, ऐसे चीज़ों के बारे में आपको बताया जाएगी, जैसे कि NGO क्या है। ऐसे जो बहुत ही पॉपुलर कॉन्सेप्ट्स हैं इसके ऊपर आपको बताई जाती है इसमें। और इसके बाद आता है यूनिट 3 जो है इमरजेंस ऑफ सोशल वर्क अब्रॉड। ये वाली यूनिट बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि फर्स्ट ईयर में इसमें से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आती है यूनिट 3 या यूनिट 4 से, क्योंकि यहीं से हिस्ट्री, सोशल वर्क के हिस्ट्री के बारे में यहीं से चालू होती है बात करना। तो वो हिस्ट्री के ऊपर आपका जो ब्रॉड क्वेश्चन रहेगा पहला वाला 500 वर्ड्स के, उसमें ये 3 या 4 से एक ना एक क्वेश्चन ज़रूर आता है। तो इमरजेंस ऑफ सोशल वर्क अब्रॉड में आपको UK US और ऑस्ट्रेलिया और अफ्रीका और यूरोपियन कॉन्टिनेंट में कैसे सोशल वर्क स्टार्ट हुई थी उसकी हिस्ट्री बताई जाएगी। और यूनिट 4 में है एवोल्यूशन ऑफ सोशल वर्क ट्रेडिशन एंड एजुकेशन इन इंडिया। इंडिया में अलग से कैसे टाटा इंस्टीट्यूट एंड ऑल एंड दिल्ली यूनिवर्सिटी यहाँ पे कैसे सोशल वर्क स्टार्ट हुआ उसके बारे में एक मतलब हिस्ट्री बताई जाएगी। तो ये हो गया आपका पहला वाला बुक। सेकेंड वाला बुक का नाम है बेसिक्स ऑफ सोशल वर्क, उसमें 5 यूनिट है। पहली वाली यूनिट का नाम है प्रोफेशनल सोशल वर्क नेचर स्कोप गोल्स एंड फंक्शन। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि इसमें फाउंडेशन आपका पूरा लेआउट होती है। इसमें आपका बेसिक नेचर क्या है, इसके डेफिनेशन, इसके स्कोप्स, इसके गोल्स सारे कुछ बताए जाते हैं, फंक्शंस क्या हैं। तो यहाँ पे मेरे ख्याल से मोस्टली जो प्रॉब्लम होती है कि यहाँ से ना छोटे छोटे क्वेश्चंस दिया जाता है कि नेचर बताओ, स्कोप बताओ, गोल्स बताओ, फंक्शन बताओ। अगर आपको कॉन्सेप्ट्स क्लियर नहीं है कि स्कोप का डिफरेंस गोल्स के साथ क्या है और गोल्स की डिफरेंस फंक्शन के साथ क्या है, तो आप क्वेश्चन को समझ ही नहीं पाओगे, तो आंसर देना तो मतलब पॉसिबल ही नहीं होगा, आप कुछ और ही लिख के आ जाओगे। तो ये बहुत ध्यान से पढ़ना है आपको। यूनिट नंबर 2 में है प्रोफेशनल सोशल वर्क जेनरिक प्रिंसिपल्स वैल्यूज़ एंड देयर एप्लीकेशंस। तो सोशल वर्क के कुछ प्रिंसिपल्स हैं और एप्लीकेशंस हैं जो आपको पढ़ाया जाएगा इन डिटेल्स में। प्रिंसिपल, वैल्यू और एप्लीकेशन जो होते हैं वो सोशल वर्क में काफ़ी सारे जो एक्सपर्ट्स हैं उनके अलग अलग प्रिंसिपल्स और अलग अलग वैल्यूज़ होते हैं। आपको वो याद रखना पड़ेगा कि कौन से वाले फ्राइडलाइन जो हैं वो उन्होंने अलग से प्रिंसिपल बताए थे। यूनिट नंबर 3 में है कि सोशल सर्विस एंड सोशल वेलफेयर प्रोग्राम फॉर 5 ईयर प्लान्स। ये मतलब वो जैसे हमारे देश में 5 ईयर प्लान्स जितने सारे हैं, अभी तो खैर नीति आयोग आ गया है, आप अगर नीति आयोग भी कनेक्ट कर सकते हो इसके साथ तो बहुत बढ़िया है। उसमें एक अलग से बजट तैयार किया जाता है जिसमें सोशल सर्विस और सोशल वेलफेयर प्रोग्राम के लिए पॉलिसी मेकिंग होती है। उसमें अलग अलग प्रोग्राम्स भी आते हैं
और पुराने वाले प्रोग्राम्स जो है वो भी चालू रखा जाता है। तो वो कितने नए नए प्रोग्राम्स उसमें आए हुए हैं और कौन से वाले बंद हो गए हैं, बहुत सारे ऐसे प्रोग्राम्स ऑलरेडी बंद हो चुके हैं और बहुत सारे प्रोग्राम्स नए नए आ भी रहे हैं। आपको शायद पता होगा हर साल, हर 2-3 साल में हम लोग डिफरेंट स्कीम्स चालू करते हैं, तो ये सारे इसमें कवर अप हो जाएंगे। तो यूनिट 4 में वॉलंटरी एक्शन एंड सोशल वर्क इन इंडिया। वॉलंटरी एक्शन एंड सोशल वर्क इन इंडिया है, इसमें से क्वेश्चंस असाइनमेंट भी आ सकता है या आपका एग्ज़ाम में भी आ सकता है। ये बेसिकली जो वॉलंटरी एक्शन है वो है ग्रास रूट ऑर्गेनाइजेशंस जो होते हैं, वो जो NGOs में रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाते हैं और गांव में, छोटे छोटे शहर में नॉन NGO के हिसाब से भी लोग सोशल वर्क करते हैं, जो उतना ऑथराइज्ड या प्रोफेशनलिज्म उसमें नहीं रहता है। मतलब गांधीयन और विनोबा भावे के अगर आइडियोलॉजी में आप चलो तो वॉलंटरी एक्शन आपको यूथ में और बच्चों में, और जो ब्लड डोनेशन ग्रुप होते हैं, ब्लड डोनेशन के जो कैंप लगाते हैं, ये सब वॉलंटरी एक्शंस में आते हैं। तो इंडिया में इसका कैसे इसकी हिस्ट्री और अभी फ़िलहाल इसके ऊपर क्या काम चल रहा है, उसके ऊपर ये यूनिट 4 है। और यूनिट 5 सोशल एथिक्स इन इंडियन कॉन्टेक्स्ट, वो भी एक ही चीज़ है जो मैंने बताया आपको अभी कि विनोबा भावे या गांधी और दूसरे जो सोशल वर्कर्स हमारे देश में थे, उनके अलग अलग एथिक्स वो लोग एक पैटर्न क्रिएट करके गए हैं। इंडिपेंडेंस मूवमेंट शायद, और उससे थोड़े से पहले जैसे कि एंशिएंट इंडिया, मिडिवल एज में भी जो एथिक्स थे अलग अलग, वो सारे इसमें कॉन्सेप्ट क्लियर करेंगे। ब्लॉक 3 जो बुक नंबर 3 है वो इंट्रोडक्शन टू सोसाइटी है। ये थोड़ी सी सोशियोलॉजी के ऊपर है, मतलब सोशियोलॉजी के बेसिक्स जो कॉन्सेप्ट्स है वो क्लियर अप कर देंगे ये इसमें। जैसे कि आपके जो ऑब्जर्वेशन है, आप जैसे सोसाइटी को देखते हो, आपके जब से इंटरवेंशन करने से पहले आप सोसाइटी को एक तरीके से देखते हो, तो वो आपको आइडिया देंगे कि ग्रुप और इंडिविजुअलिस्टिक और फैमिली को कैसे देखा जा सकता है। यूनिट 1 में बेसिक सोशल कॉन्सेप्ट्स हैं, जैसे कि ग्रुप और सेकेंडरी ग्रुप, प्राइमरी ग्रुप कैसे होते हैं, इंस्टीट्यूशंस कौन सी चीज़ है और ग्रुप एक्शंस क्या होते हैं, ये सारी चीज़ें आपको उसमें पता चलेगा। तो यूनिट 2 में है एवोल्यूशन ऑफ ह्यूमन सोसाइटी, नेचर एंड कैरेक्टर्स। इसमें थोड़ी सी एंथ्रोपोलॉजी आएगी और एवोल्यूशन आपका जो है, एवोल्यूशन का डिफरेंट जो थियोरीज एंड थीसिस है, अलग अलग एक्सपर्ट्स अलग अलग एवोल्यूशन थ्योरी में बिलीव करते हैं, उसके बारे में आपको बताया जाएगा इसमें। ये मोस्टली एंथ्रोपोलॉजी के साथ कनेक्टेड है। यूनिट 3 में सोशल प्रोसेसेस है। सोशल प्रोसेसेस जो फंक्शनिंग होती है, सोशल हम लोग जैसे इंटरेक्शन करते हैं, वो उसका जो फाउंडेशन लेआउट है वो प्रोसेसिंग से शुरू होती है। अगर कोई देश में या कोई सोसाइटी में आपको डेवलपमेंट चाहिए तो सबसे पहले वो प्रोसेसिंग से स्टार्ट होगी। सोशल प्रोसेसिंग जहाँ पे नहीं है वो डेवलपमेंट तक जा ही नहीं सकता है। तो सोशल प्रोसेसिंग डिफरेंट टाइप वो समझाएंगे आपको। यूनिट 4 जो है वो सोशल चेंज के ऊपर है, कॉन्सेप्ट एंड फैक्टर्स इन्वॉल्व इन सोशल चेंज। और यूनिट 5 में सोशल कंट्रोल है, जो कि आपको ज़रूरत है कि आपका कोई एंटी सोशल एक्टिविटीज़ या क्राइम और ऐसे चीज़ों में, वॉर, ये सारी चीज़ को कंट्रोल करने के लिए सोशल कंट्रोल बहुत ज़रूरी होती है, तो उसके ऊपर आपको बताई जाएगी। ब्लॉक 4 की जो किताब है वो सोशल सिस्टम एंड सोशल सब सिस्टम्स में है, जो कि फिर से सोशियोलॉजी के बारे में ज़्यादा डिटेल में बताएंगे। जैसे यूनिट 1 मैरिज एंड फैमिली के ऊपर है, यूनिट 2 है सोसाइटी एंड कल्चर, प्लूरलिटी ऑफ कल्चर इन इंडिया, यूनिट 3 है सोशल स्ट्रैटिफिकेशन, यूनिट 4 है द स्टेट एज सोशल इंस्टीट्यूट, इट्स रोल एंड इम्पैक्ट ऑन अदर इंस्टीट्यूशन। यहाँ पे आपको बेसिकली जो है वो प्लूरलिटी ऑफ कल्चर इन सोसाइटी एंड कल्चर, ये इंडिया के कॉन्टेक्स्ट में आपको सोसाइटी समझाएंगे कि हमारे सोसाइटी कैसे होते हैं, जो एकदम खास हमारी कैरेक्टरिस्टिक्स है, जैसे कि जॉइंट फैमिली हो गई या फार्मर्स के सिचुएशंस हमारे देश में जैसे है, एग्रीकल्चरल सिस्टम जैसे हैं, और कास्ट सिस्टम वगैरह आपको यूनिट 3 में मिलेगी। सोशल स्ट्रैटिफिकेशन इज़ ऑल अबाउट कास्ट सिस्टम। यूनिट 4 जो है वो स्टेट एज ए सोशल इंस्टीट्यूट, इसमें आपको थोड़ी सी इंटरनेशनल रिलेशनशिप के बारे में पता चलेगी कि हमारे स्टेट का एक मॉडल होता है, हर एक स्टेट कैसे बनाया जाता है, उसका कुछ इंटरनेशनल प्रोटोकॉल है, उसी हिसाब से आप एक स्टेट का बॉर्डर या नेशन के बॉर्डर डिस्कस करते हो, और इसका इम्पैक्ट दूसरे इंस्टीट्यूशन के ऊपर कैसे पड़ता है, तो ये पॉलिटिकल साइंस में आ गया। ब्लॉक नंबर 5 है ह्यूमन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, जो साइकोलॉजी के ऊपर है। जैसे कि यूनिट 1 है पर्सनालिटी डेवलपमेंट, इसमें आपको बहुत सारे थ्योरीज पढ़ने को मिलेंगे और डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट और डिफरेंट साइक्रेटिस्ट, और नॉट एग्जैक्टली साइक्रेटिस्ट बट डिफरेंट साइकोलॉजिस्ट एंड बिहेवियरिस्ट जो होते हैं, वो कैसे इस पर्सनालिटी डेवलपमेंट को मानते हैं, उसके ऊपर आपको अलग अलग थ्योरीज पढ़ने को मिलेंगे। यूनिट 2 में है डिटर्मिनेंट्स ऑफ पर्सनालिटी, रोल ऑफ हेरिडिटी।
तो ये जेनेटिक्स के ऊपर आ गया। और इसमें हेरिडिटी में आप मतलब एकदम बेसिक जेनेटिकल साइंस नहीं पर बेसिक जेनेटिक्स के बारे में जो क्लासिक थॉट प्रोसेस है उसके ऊपर ये लोग कवर अप करेंगे। उस हेरिडिटरी चीज़ें आपके पर्सनैलिटी के ऊपर कितना इफेक्ट ले आता है वो उसके बारे में डिस्कस करेंगे। यूनिट 3 जो है वो डिफरेंट स्टेजेस ऑफ ह्यूमन डेवलपमेंट है। और ह्यूमन डेवलपमेंट मतलब है एक बच्चा जो जैसे बूढ़ा होता है तो उसका बहुत सारे कोर्स के अंदर से उसको जाना पड़ता है। एक छोटा सा बच्चा जैसे वो पैदा होता है और जब वो मरता है तो उसके बीच में जितने डेवलपमेंट होते हैं उसके ऊपर इसमें डिस्कस करेंगे, साइकोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी और थोड़ा सा फिजियोलॉजिकल पर्सपेक्टिव से भी, मतलब बोन स्ट्रक्चर और फ्लैश और उसके आई साइट और उसके डिफरेंट टाइप ऑफ क्रेविंग्स सब कुछ डिस्कस करेंगे इसमें। फिर थ्योरी ऑफ पर्सनालिटीज़ है यूनिट नंबर 4 में। इसमें भी बहुत सारे पर्सनालिटी के थ्योरीज़ आपको मिलेंगे, मतलब पर्सनालिटी डेवलपमेंट और थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, मतलब एक और चार आप मिला के चल सकते हो कि एक ही टाइप के हैं। यूनिट 5 में है साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट फ्रॉयडियन कॉन्सेप्ट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है मगर इसमें से मोस्टली लोग समझते नहीं इतना और इसको ब्रॉड क्वेश्चन में लेके भी मैंने ज़्यादा नहीं देखा है। इसको छोटे क्वेश्चंस में ही रखते हैं इसको, मतलब छोटा सा जैसे कि 5 नंबर या 10 नंबर का जो क्वेश्चंस होते हैं उसमें साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट रखते हैं। उसमें डिफरेंट टाइप के स्टेजेस होते हैं। बचपन से बड़े होने के टाइम में हमारे अंदर जो सेक्सुअल साइकोलॉजी डेवलपमेंट होती है उसके ऊपर ये बताया जाता है। और मेनली जो सोशल वर्कर आने वाले टाइम में उनके साथ काम करने वाले हैं जो साइकोलॉजिकली थोड़े से डिसेबल्ड हैं या मेंटली थोड़ा सा प्रॉब्लम में फेस कर रहे हैं, जो काउंसलिंग में काम करने वाले हैं, उनके लिए ये वाले चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि इसमें उनको सारा साइकोलॉजी बेसिक जो फ्रॉयडियन कॉन्सेप्ट है उसका फाउंडेशन में उनको मतलब जो क्रिमिनल है उसका मेंटलिटी में क्या चल रहा है, ऐसे चीज़ों में या एक मेंटली डिसेबल के दिमाग में क्या चल रहा है वो सॉल्व करने में बहुत आसानी होगी। तो लास्ट वाले जो ब्लॉक है वो है ब्लॉक नंबर 6, वो है बेसिक्स ऑफ साइकोलॉजी फॉर सोशल वर्कर। तो ये समझने की ज़रूरत है कि आप अब तक जो ब्लॉक पढ़ रहे थे, जो मतलब ब्लॉक नंबर 4 एंड नहीं ब्लॉक नंबर 4 नहीं ब्लॉक नंबर 5, ब्लॉक नंबर 5 जो पढ़ रहे थे वो साइकोलॉजी जनरल साइकोलॉजी के ऊपर थी, मगर ब्लॉक नंबर 6 जो लास्ट वाला चैप्टर है वो बहुत पतली सी एक किताब है। वो बेसिकली बनाया गया है खास करके सोशल वर्कर के लिए, उनको साइकोलॉजी से क्या क्या उनका बोरोवल हो सकता है, वो लोग वहाँ से क्या क्या मतलब कंट्रीब्यूशन उनको मिल सकती है। तो यूनिट नंबर 1 है रिलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन सोशल वर्क प्रैक्टिस। यूनिट नंबर 2 है बेसिक साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट्स इन ह्यूमन बिहेवियर। यूनिट नंबर 3 है डिफेंस मैकेनिज्म। एक डिफरेंस यहाँ पे दिखा रहा है मगर एक्चुअली ये डिफेंस मैकेनिज्म है। और यूनिट नंबर 4 है नॉर्मेलिटी एबनॉर्मेलिटी। यूनिट नंबर 5 बेसिक कॉन्सेप्ट फॉर सोशल साइकोलॉजी। अगर मुझे याद आ रहा है सही से तो 2018 में के आई थिंक, हाँ 2018 के अर्ली टाइम में ये या 2019 में ये क्वेश्चन आया था बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ सोशल साइकोलॉजी और काफ़ी ब्रॉड क्वेश्चन था वो। तो ये चैप्टर नज़रअंदाज करने की ज़रूरत नहीं है क्योंकि इसमें से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस आ सकते हैं। तो यूनिट नंबर 1 में है रिलेवेंस ऑफ साइकोलॉजी इन सोशल वर्क प्रैक्टिस, जिसका मतलब है सोशल वर्क को साइकोलॉजी के साथ इंटरडिसिप्लिनरी या ट्रांसडिसिप्लिनरी। शायद आप लोग जो NEP अभी जो 2020 में नेशनल एजुकेशन पॉलिसी आई है उसमें भी ट्रांसडिसिप्लिन के बारे में बात की गई है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हो सेम चीज़ है, साइकोलॉजी को सोशल वर्क से और सोशल वर्क को साइकोलॉजी से क्या क्या मदद मिल सकता है उसका रिलेवेंस इसमें डिस्कस किया जाएगा। और यूनिट 2 में जो है वो है साइकोलॉजिकल कॉन्सेप्ट ह्यूमन बिहेवियर, जैसे हम विजन देखते हैं या जो परसेप्शन होती है हमारे अंदर, जो प्रेजुडिस है, जो स्टीरियोटाइपिंग है, हमारे अंदर जो ग्रुप फॉर्मेशन के बाद जो बेसिक कुछ कलेक्टिव बिहेवियर होते हैं उसके ऊपर इसमें डिस्कस किया जाएगा। डिफेंस मैकेनिज्म जो यूनिट नंबर 3 है वो भी एक फ्रॉयडियन कॉन्सेप्ट ही है। फ्रॉयड और उनकी जो बेटी थी मैरी एना फ्रॉयड और फ्रॉयड, उन दोनों ने मिलकर डिफेंस मैकेनिज्म के ऊपर बहुत कुछ लिखे हैं। मतलब हमारे यहाँ तकरीबन 12 से 13 डिफेंस मैकेनिज्म होते हैं जैसे कि हम अपने आप को डिफेंस कर पाते हैं। ये साइकोलॉजी का बहुत एक अहम हिस्सा है तो आपको ये पढ़ना है। और यूनिट नंबर 4 जो है वो नॉर्मेलिटी एबनॉर्मेलिटी के ऊपर है। मतलब यहाँ पे आपको सारे जो सोशल वर्कर थोड़ा सा मेंटली डिसेबल पेशेंट्स के साथ काम करना चाहेंगे या मेंटली स्पेशली एबल्ड क्लाइंट्स के साथ काम कर रहे हैं उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि यहाँ पे पूरा एबनॉर्मल साइकोलॉजी के बारे में आपको बताया जाएगा कि डिफरेंट टाइप ऑफ साइकोलॉजी में प्रॉब्लम का जो अलग अलग नाम है और जो मानसिक बीमारियाँ होती हैं उनके अलग अलग नाम होते हैं और अलग अलग क्लासिफिकेशन
साइकियाट्रिक एसोसिएशन से किया गया है, अमेरिकन साइकियाट्रिक एसोसिएशन से भी और WHO से भी, जिसका नाम है इंटरनेशनल डायग्नोसिस का कुछ क्लासिफिकेशन कैसा कुछ नाम है। वो दोनों ने मिलके जो क्लासिफिकेशन किए हैं वो सारे आपको बीमारियों के नाम और उनके जो कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, सिज़ोफ्रेनिया वगैरह और फिर आपका डिफरेंट एंग्जाइटी, फोबिया, ये सारे आपको यहाँ पे मिलेंगे। और लास्ट में मैंने बताया बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ सोशल साइकोलॉजी, ये थोड़ा सा कॉन्सेप्चुअल है, इसमें इंफॉर्मेशन कम है और समझने वाली बात ज़्यादा है। तो ये मैं बाद में इसका अलग से मैं एक लेक्चर देके कवर अप कर दूँगी। अभी चलते हैं हम लोग सेकेंड नंबर पेपर में, जो आपका फर्स्ट ईयर में आएगा नहीं, वो सेकेंड ईयर में आने वाला है। इसका प्रोग्राम नेम है इंटरवेंशन विद इंडिविजुअल्स एंड ग्रुप्स। इसमें भी 6 किताबें हैं, यानी 6 ब्लॉक्स हैं। और सबसे पहले वाली ब्लॉक का नाम है सोशल वर्क विद इंडिविजुअल्स, यानी यहाँ पे आप 1 to 1 क्लाइंट के साथ इंटरेक्शन कर रहे हो। आप अभी भी कोई ग्रुप या नंबर ऑफ़ पीपल के साथ इंटरेक्शन नहीं कर रहे हो, जैसे कि फुल फैमिली के साथ, या आप एक जेल के अंदर आप काम कर रहे हो, या आप कोई स्लम में काम कर रहे हो, ऐसा नहीं है। यहाँ पे माना जा रहा है कि आपका चैम्बर है और आप एक सिंगल केस वर्कर के साथ, केस स्टडी के साथ आप डिस्कस कर रहे हो, आप NGO में काम कर रहे हो, तो आपका जो क्लाइंट है वो सिंगल क्लाइंट है। तो यहाँ पे आपको पहले ब्लॉक नंबर 1 जो है सोशल वर्क इंडिविजुअल्स, इसमें आपको 6 यूनिट्स मिलेंगे। और बेसिकली यूनिट्स गो लाइक दिस: इंट्रोडक्शन टू सोशल केस वर्क, हिस्टोरिकल डेवलपमेंट, यहाँ पे आपको हिस्ट्री मिलेगी, जहाँ पे सोशल केस वर्क कैसे फॉर्मुलेट किया था। वहाँ पे आपको पता चलेगा कि UK में फ्रेंडली विजिटर्स बोल के एक चैरिटी ऑर्गेनाइजेशन थे, तो वो लोग डोर टू डोर कैसे केस स्टडीज़ करते थे। उसके बाद US में भी केस स्टडीज़ शुरू हो गए। और इसके बाद सोशल डायग्नोसिस बोल के 1913 में भी किताब लिखी गई थी। तो वहाँ पे सबसे पहले बताया गया था कि सोशल केस वर्क क्यों हमारे लिए ज़रूरी है। बिना केस वर्क करके आप ऐसा कर ही नहीं सकते कि एक NGO से अगर पैसा जा रहा है, किसी को आप मदद कर रहे हो, तो वहाँ पे आपका रिसोर्सेस आपको मैनेजमेंट करना बहुत ज़रूरी होता है। जो नीडी नहीं है आप उसको पैसा दे दोगे, तो जो नीडी है आप उसको हेल्प नहीं कर पाओगे। तो केस वर्क करना बहुत इम्पॉर्टेंट है, जानने के लिए कि कितना सच्चाई है उसके बात में, कितना वो जो डिमांड कर रहा है कि मुझे ये प्रॉब्लम है, वो प्रॉब्लम है, वो कितना सही है, उसका एविडेंस निकालना और उस बंदे का बैकग्राउंड चेक करना कि उसका क्या पास हिस्ट्री है, वो कहाँ से आ रहा है, वो फैमिली या उसका लोकेशन कैसा किस टाइप का है, ये सारे आपको यहाँ पे समझाया जाएगा। जैसे कि बेसिक ऑफ सोशल केस वर्क यूनिट 2 एंड यूनिट 3 प्रैक्टिस ऑफ सोशल केस वर्क। और सोशल केस वर्क आप जब बनाते हो वो एक सोशल चार्ट होता है जहाँ पे आप केस वर्क तैयार करते हो, तो यहाँ पे आपका रिकॉर्डिंग वगैरह सब कुछ इसी में आता है, ठीक है। उसका थोड़ा सा मतलब एक जैसे डिटेक्टिव इन्वेस्टिगेट करके सब कुछ निकालता है उसके क्लाइंट के बारे में, उसके बाद ही वो रिसोर्स छोड़ता है NGO से, तो वो सारे आपको इस यूनिट में मिल जाएंगे। यूनिट 5 है इंटरव्यूइंग इन सोशल केस वर्क 2, मतलब इंटरव्यूइंग यूनिट 4 एंड 5 में इंटरव्यूइंग इन सोशल केस वर्क 1 एंड 2 है। मतलब आप क्लाइंट के साथ पहली बार जब मुलाकात करते हो और उसके बाद आपका लगातार उनके साथ सिटिंग्स एंड काउंसलिंग्स होते हैं, तो आप क्लाइंट के साथ कैसे इंटरव्यू करोगे, उनको कितना सुनोगे और आप कितना कब कहाँ पे बोलोगे, ये सारे प्रिंसिपल्स आपको यहाँ पे मिल जाएंगे, ठीक है। यूनिट 6 में फील्ड्स ऑफ सोशल केस वर्क प्रैक्टिस है, वो भी प्रैक्टिकल इसी बारे में है कि आप केस वर्क में कैसे उसको हैंडल करोगे और कौन से फील्ड्स में सोशल केस वर्क बहुत इंपॉर्टेंट होती है। मेजॉरिटी टाइम में जब आप स्लम पे काम कर रहे हो या फैमिली में काम कर रहे हो, हॉस्पिटल सेटिंग में, क्लिनिकल सेटिंग में, तो ये सारे बातें ये लोग बताएंगे। तो बुक नंबर 2 में है सोशल वर्क विद ग्रुप्स, तो इसमें 5 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 1 में है सोशल ग्रुप वर्क हिस्टोरिकल डेवलपमेंट। तो सोशल ग्रुप केस वर्क में जैसे आपने देखा था कैसे डेवलपमेंट हुआ था, तो वैसे ही ग्रुप वर्क में भी डेवलपमेंट हुआ है, मगर बाद में हुआ है। ये 20s-30s के टाइम में ग्रुप वर्क स्टार्ट हुआ था। तो उस टाइम में फर्स्ट वर्ल्ड वॉर, सेकेंड वर्ल्ड वॉर के टाइम में बहुत डिप्रेशन, आपको शायद पता हो कि US में भी डिप्रेशन चल रही थी और चारों तरफ यूरोप एंड USA में बहुत इमिग्रेशन की प्रॉब्लम है, भाग भाग के लोग आ रहे थे इन ग्रुप में और उन लोगों को रहने और खाने के लिए कोई जगह नहीं मिला। तो उस टाइम में NGOs की ज़रूरत थी और सोशल ऑर्गेनाइजेशंस की ज़रूरत थी जो उन लोगों को हेल्प कर पाए ग्रुप में। तो इसके लिए आपको हिस्टोरिकल डेवलपमेंट यहाँ पे थोड़ा पढ़ना पड़ेगा। यूनिट 2 में है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सिग्निफिकेंस ऑफ ग्रुप। ये सोशियोलॉजी आप अगर फर्स्ट ईयर में पढ़ चुके हो, ग्रुप का जो सिग्निफिकेंस क्या है तो आपको उसमें समझ में आएगा। फर्स्ट ईयर में जैसे ग्रुप के बारे में आप पढ़ते हो वैसे ही आपको यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक्स और सिग्निफिकेंस सबको मिलेगा, ग्रुप को कैसे स्टडी करना है और किस टाइप के उनके कैरेक्टरिस्टिक्स किस टाइप के होते हैं, ग्रुप अलग अलग टाइप के होते हैं, वो आप यहाँ पे पढ़ोगे। यूनिट 3 में है प्रिंसिपल स्किल्स एंड मॉडल्स ऑफ ग्रुप वर्क प्रैक्टिस। यहाँ पे
मैं बताऊंगी कि बहुत ज़्यादा कुछ डिफरेंस नहीं है ग्रुप वर्क और क्रेस वर्क में। आपको सेम टैलेंट दिखाना पड़ता है, आपको सेम प्रिंसिपल्स फॉलो करनी पड़ती है, आपको सेम एथिक्स ही दिखाना होता है। पर प्रिंसिपल और स्किल में यही डिफरेंस है, क्योंकि आपका मैनेजमेंट जो है बहुत ज़्यादा हो जाता है। आप एक बंदे के बजाय आप शायद 10 बंदे को एक साथ काउंसलिंग कर रहे हो, आप उनको मॉनिटर कर रहे हो। आपको एक गोल पैटर्न सेट करना पड़ता है इसमें कि हाँ मुझे ये अचीवमेंट चाहिए और मुझे इतने दिनों में अचीवमेंट चाहिए। आप उनके अंदर एक रोल प्ले करते हो, उनको अलग अलग टास्क देते हो, उनको एक होलिस्टिक इम्प्रूवमेंट के साथ साथ आपको ये भी ध्यान रखना पड़ता है कि इंडिविजुअल प्रॉब्लम जो है वो भी सॉर्टेड आउट हो पर इंसान। तो ये सारे प्रिंसिपल स्किल मेथड्स आपको यहाँ पे मिलेंगे। यूनिट 4 में है ग्रुप फॉर्मेशन, स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट्स ऑफ ग्रुप। ये मैंने पहले ही बोल दिया आपको। डेवलपमेंट ऑफ ग्रुप ऑफ स्टेजेस मतलब होता है कि ग्रुप एक फर्स्ट स्टेज से धीरे धीरे वो क्योर होता है। अगर उसका दूसरा कोई प्रॉब्लम है, उस प्रॉब्लम का धीरे धीरे उसको क्योर करते हो। तो वो स्टेजेस वो लोग बताते हैं यहाँ पे कि कैसे आप ग्रुप के साथ काम करोगे और किस एंड में जाके कहाँ पे आपको समझ में आएगा कि हाँ मेरा काम हो गया, मैं इंटरवेंशन ख़त्म कर सकती हूँ अभी और इनको मेरी ज़रूरत नहीं है। वो अपने आप डिपेंडेंट हो गए, सेल्फ डिपेंडेंट इंडिपेंडेंट हो गए हैं। तो यूनिट 5 में है द सोशल ग्रुप वर्कर्स रोल इन ग्रुप वर्क प्रोसेस। तो यहाँ पे लीडरशिप की बात है। यहाँ पे कैसे आप गोल सेट करोगे और कैसे आप उन लोगों को लीड करोगे और आप कैसे आपका अथॉरिटी कहाँ पे आपको थोड़ा ढीला देना है और कहाँ पे आप उनको थोड़ी सी गाइड करने की ज़रूरत है, ये सारे आपको इस यूनिट में बताई जाएगी। ये इसके बाद किताब नंबर 3 है ब्लॉक 3 सोशल प्रॉब्लम्स एंड सर्विसेज। ये थोड़ा सा सोशल वर्क से हटके है और ये मोस्टली आपको मिलेगी सोशियोलॉजी के अंदर। सोशियोलॉजी के अंदर जो प्रॉब्लम्स होते हैं ये सारे इसमें डिस्कस किया गया है। मेनली ये सोशल प्रॉब्लम के जो जितने प्रॉब्लम्स हैं ये एक्चुअली लिया गया है राम आहूजा की एक किताब से। वही किताब को इन लोगों ने यहाँ पे कॉपी पेस्ट मार दिए हैं। तो मैं बाद में जब मैं इसके बारे में डिटेल्स में पढ़ाऊँगी तो मैं आपको वहाँ से डायरेक्टली एक्सेस दे दूँगी और नोट भी दे दूँगी। तो यूनिट 1, 2, 3 में है सोशल प्रॉब्लम डिफरेंट टाइप के। सोशल प्रॉब्लम्स मतलब कुछ भी हो सकता है, यूथ एजिटेशन हो सकते हैं और उसके अंदर बाकी कम्युनलिज्म हो सकता है, उसमें राइट्स हो सकते हैं, इमिग्रेशन प्रॉब्लम हो सकते हैं। सोसाइटी में हम जितने प्रॉब्लम देख रहे हैं, बेगरी, वैग्रेंसी, सारे प्रॉब्लम्स इसमें मोस्टली कवर अप किए हैं और इंडियन पैटर्न में मतलब इंडियन पर्सपेक्टिव में जो प्रॉब्लम है। यूनिट 4 सोशल डिफेंस में है। अगर आपको सोशल कंट्रोल याद है फर्स्ट ईयर के तो आपको समझ में आएगा सोशल डिफेंस क्या है। आपको सोशल कंट्रोल करने के लिए सोशल डिफेंस की ज़रूरत होती है, जैसे कि लॉ इन्फोर्समेंट, पुलिस, मिलिट्री, जूनटा, ये सारे सोशल डिफेंस के लिए है। जैसे कि हमारे एक सोसाइटी के अंदर कोई भी डिसइंटीग्रेशन ना हो जाए। ब्लॉक 4 यानी किताब 4 में है जनरल एरियाज ऑफ सोशल वर्क प्रैक्टिस। तो यहाँ पे आपको सोशल वर्क प्रैक्टिस के सेटिंग्स बताते हैं 6 यूनिट में। ये 6 यूनिट में क्या क्या सेटिंग्स दिखाते हैं। यूनिट नंबर 1 फैमिली सेटिंग के ऊपर है। यूनिट नंबर 2 एजुकेशनल सेटिंग के ऊपर है। यूनिट नंबर 3 हेल्थ केयर सेक्टर। Unit number 4 industrial sector. Unit number 5 communities and unit number 6 correctional settings. यहाँ पे ना समझने वाली तो कोई प्रॉब्लम तो होना नहीं चाहिए मुझे लगता है, मगर लास्ट 3 वाले सेक्टर के ऊपर मैं थोड़ी सी बता दूँ। जैसे नंबर 4 वाले सेक्टर जो है इंडस्ट्रियल सेक्टर है, ये है आप अगर आपको शायद पता होगा CSR के बारे में, कॉर्पोरेट सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी। कोई भी बड़ी सी कोई भी कंपनी हो उनको सोशल वर्कर रखना उनके लिए बहुत ज़रूरी है, क्योंकि वहाँ पर बहुत सारे लेबरर्स काम करते हैं और उनके अंदर बहुत सारे प्रॉब्लम हो सकती है, वेज पेमेंट लेके, किस हेल्थ एंड कंडीशन में वो लोग वहाँ पे फैक्ट्री में काम कर रहे हैं, ये सब देखने के लिए सोशल वर्कर रखना एक रूल है इंडस्ट्रियल एक्ट के अंदर और फैक्ट्री एक्ट के अंदर। तो इस सेटिंग में जो लोग काम करते हैं जो सोशल वर्कर, उनके लिए यूनिट नंबर 4 है। यूनिट नंबर 5 मतलब कम्युनिटीज़ के अंदर काम करना। डिफरेंट टाइम के कम्युनिटीज़ में पहले ही बोल रही थी, जैसे कि स्लम कम्युनिटी के ऊपर आप काम कर रहे हो, और या आप कोई भी और कम्युनिटी के ऊपर काम कर रहे हो जो ड्रग एडिक्टेड है, उन कम्युनिटी के ऊपर काम कर रहे हो, या कुछ हट के ही जैसे कि सोच लो कि डिवोर्स्ड जो पेरेंट्स हैं, जो सिंगल पेरेंट्स हैं, उनके ऊपर काम कर रहे हो आप, तो इसके लिए यूनिट नंबर 5 है। यूनिट नंबर 6 करेक्शनल सेटिंग है। करेक्शनल सेटिंग मतलब जो जुवेनाइल क्रिमिनल्स के साथ काम करना, जुवेनाइल क्रिमिनल्स के साथ काम करना। जब आप फर्स्ट ईयर में आप पढ़ोगे तो करेक्शनल मतलब का आपको समझ में आ जाएगा उसमें, क्योंकि फर्स्ट ईयर के फर्स्ट बुक के फर्स्ट चैप्टर में ही लिखा हुआ है कि करेक्शनल सेटिंग्स क्या होते हैं। तो करेक्शनल मतलब होता है कि लॉ के अंदर आप कोई जुवेनाइल सोचिए कि 14 या 15 साल का कोई बच्चा कोई प्रॉब्लम हो गया उसके साथ, उसने कोई गलती से कोई क्राइम कर दिया, एनरेज्ड होकर क्राइम कर दिया, तो उसको जुवेनाइल आश्रम में रखते हैं हम। उसको धीरे धीरे कैसे करेक्ट करते हैं, उसके अंदर किससे ह्यूमैनिटीज़ को हम लेके आएंगे, उसके ऊपर करेक्शनल सेटिंग्स है।
जेल मतलब एडल्ट के जेल में भी यही सेटिंग अप्लाइड होता है। जैसे कि जेल के लोगों को भी एक्टिविटीज़ दिया जाता है एक्स्ट्रा कैरिकुलर करने के लिए, आर्ट्स एंड स्पोर्ट्स में उनको पढ़ाया जाता है। आपको शायद पता होगा कि जो इग्नू है वो जेल के अंदर भी उनके डिपार्टमेंट्स रहते हैं, उनके एक रीजनल सेंटर जेल में भी होता है, जैसे कि वहाँ पे बैठ के भी वो लोग पढ़ पाए, कुछ कर पाए। तो ये सारे करेक्शनल मेथड के अंदर आता है। तो ब्लॉक नंबर 5 जो है वो सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल वर्क है। जो सोशल डेवलपमेंट एंड सोशल वर्क में आता है आपका 5 यूनिट्स, जैसे यूनिट नंबर 1 है डेवलपमेंट एंड अंडर डेवलपमेंट, यूनिट नंबर 2 है कॉन्सेप्ट एंड डायनामिक्स ऑफ सोशल डेवलपमेंट, यूनिट नंबर 3 है कॉन्सेप्ट एंड टाइप्स ऑफ इकोनॉमिक सिस्टम्स, यूनिट नंबर 4 है सोशल प्लानिंग एंड सोशल पॉलिसी, एंड यूनिट नंबर 5 है ह्यूमन डेवलपमेंट। तो ये बेसिकली डेवलपमेंट इकोनॉमिक्स के ऊपर है। अगर आप अमर्त्य सेन और जॉन थ्रेस इनके बारे में जानते हो तो शायद आपको समझ में आएगा कि ये बेसिकली हमारे यहाँ पे जो प्रॉब्लम्स हैं अंडर डेवलपमेंट, मतलब मेल न्यूट्रिशन, सेफ़ वाटर ड्रिंकिंग, पब्लिक टॉयलेट, ये सारी चीज़ों की जो कमी है, इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी है जो गांव में, टाउन्स में, उसके ऊपर इसके बारे में बात किया जाता है। इसका कॉन्सेप्ट क्लियर किया करवाई जाएगी, सोशल डेवलपमेंट क्या है, और इकोनॉमिक सिस्टम के भी डिफरेंट कॉन्सेप्ट क्लियर कर दिया जाएगा। जैसे कि डिफरेंट टाइप के इकोनॉमिक सिस्टम, जैसे एक कैपिटलिस्ट इकोनॉमिक सिस्टम या कम्युनिस्ट इकोनॉमिक या मिक्स्ड इकोनॉमिक। जैसे इंडिया में हमारे मिक्स्ड इकोनॉमिक सिस्टम है, गवर्नमेंट और प्राइवेट दोनों मिलकर काम करते हैं। तो इस बारे में आप यूनिट 3 में पढ़ोगे। यूनिट 4 में आपको पॉलिसी मेकिंग के बारे में पता चलेगा, जैसे स्कीम बनते हैं ना, वेलफेयर स्कीम्स, पॉलिसी मेकिंग कैसे, कितना बजट उसमें डालना है, कितना एजुकेशन के ऊपर स्कीम बनाना है, किसानों के ऊपर, वो यूनिट 4 में आपको समझ में आएगा कि वो प्लानिंग कैसे होती है। और यूनिट 5 जो है वो ह्यूमन डेवलपमेंट के ऊपर है, जो ओवरऑल ह्यूमन डेवलपमेंट है, जिसमें आपका एक कंप्लीट ह्यूमन बनता है, जिसको एजुकेशन है, उसके पास खाने को है, पहनने को है, उसको प्रॉपर नॉलेज है, उसके पास इंफॉर्मेशन, राइट टू इन्फॉर्मेशन है, तो वो प्रॉपर ह्यूमन डेवलपमेंट होता है। वो यूनिट नंबर 5 में पढ़ोगे। तो इसका पेपर नंबर 2 जो सेकेंड ईयर में है, इसका लास्ट वाले जो किताब है उसका नाम है बेसिक ऑफ लीगल लिटरेसी, और ये लॉ के ऊपर है। तो मैं पहले बता दूं कि जो पहली बार देखने के लिए आ रहे हैं, क्यूरियस है कि BSW एक्चुअली है क्या, सोशल वर्क में क्या क्या पढ़ाएंगे, तो मैं एक बात मैं पहले ही क्लियर करना चाहती हूँ, सोशल वर्क कोई एक डिसिप्लिन नहीं है। और यही खूबसूरती है इस कोर्स में कि आपको बहुत सारे चीज़ों के ऊपर पढ़ने को मिलता है। मैंने ऑलरेडी में सोशियोलॉजी, साइकोलॉजी, हिस्ट्री, इकोनॉमिक्स में मैं बात कर चुकी हूँ, और लॉ भी इसमें बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि अब अगर आपके क्लाइंट को कोई ट्रीटमेंट देना चाहते हो तो आपको तो लॉ के पास जाना ही पड़ेगा, कोर्ट के पास जाना ही पड़ेगा ना, कि आप लीगली करोगे, इलीगली तो उसको हेल्प नहीं कर सकते। जितना एक कंट्री के पास जितना उसका साधन है, जितना लीगल अलाउंस है, उसी हिसाब से आप आपके क्लाइंट को बेस्ट ट्रीटमेंट दे सकते हो। इसलिए लॉ में उस आपके क्लाइंट के लिए क्या क्या राइट्स है, क्या क्या हक है, इसके ऊपर बताया जाएगा इस बुक में। और यूनिट 1 में इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है, यूनिट 2 में इंडियन लीगल सिस्टम एंड इट्स रिलेवेंस टू मार्जिनलाइज्ड एंड डिसएडवांटेज ग्रुप, जो मैं अभी बोल रही थी कि एक शेड्यूल कास्ट बंदा या एक डिसेबल्ड पर्सन या एक छोटा सा बच्चा जो स्कूल नहीं जा पा रहा है, जो डिसएडवांटेज, जो माइनॉरिटीज़ हैं, इन लोगों के लिए हमारे अलग अलग कमिटीज़ एंड कमीशंस एंड डिपार्टमेंट्स होते हैं मिनिस्ट्री के अंदर, और वहाँ पे बाकायदा कॉन्स्टिट्यूशन से तो सही, और बाकी लॉ का भी अलग अलग लॉज उनमें होते हैं और रेमेडीज़ होते हैं। तो वो जानना आपके लिए ज़रूरी है अगर आप उस पैटर्न के ऊपर या उस कम्युनिटी के ऊपर काम कर रहे हो। यूनिट 3 है PIL के ऊपर, पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन, जो रिट पिटिशंस आते हैं। जैसे कि आपको पता होगा कि इंडिया में बहुत सारे लॉज PIL के तहत बनी हैं, जैसे कि हमारे यहाँ पे जो सोशल प्रॉब्लम है दहेज को लेके या रेप को लेके, या पॉलिटिकल भी बहुत सारे कुछ है, जैसे कि आरक्षण को लेके या कुछ भी, वो PIL से ही होता है। ये टिकटॉक बीच में जब बैन हुआ था 2-3 साल पहले, तो PIL के तहत ही वो मद्रास कोर्ट में बैन हुआ था। तो PIL एक बहुत पावरफुल टूल है, जिसके तहत आप एक आम इंसान होके भी आप मतलब दर्ज करवा सकते हो, और वो सुनने के लिए वो मतलब मजबूर है कोई भी कोर्ट कि आपका PIL सुने। मगर बाकी ये बहुत सारे PIL ऐसे वो लोग भेजते हैं तो रिट पिटिशंस के पाइल अप हो जाते हैं, तो सुनते नहीं, वो अलग बात है। पर इसको PIL को कैसे इसकी हिस्ट्री प्लस इसको फाइल करने की जो तरीका है और मेथड्स हैं, ये सारे आपको पता चलेगी। और किस किस टॉपिक में आप PIL डाल सकते हो, हर टॉपिक में PIL नहीं डाल सकते। आपके कुछ बेसिक इकट्ठे 50-60 सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर पॉपुलर है PIL डालना। तो यूनिट नंबर 4 में बात करेंगे बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ क्रिमिनल प्रोसीडियर,
इसमें सीआरपीसी और आपके आईपीसी के धाराएं आएंगे, और क्रिमिनल प्रोसीडियर कैसे उसमें सुनवाई होती है, और ट्रायल और अंडर ट्रायल, ये सारी चीज़ें कैसे एक चीज़ पहले एफआईआर से लेकर फिर कोर्ट तक जाना, वो सारे बेसिक जो चीज़ें हैं वो प्रोसीडियर आपको इसमें पता चल जाएगा। और लास्ट में यूनिट नंबर 5 है सोशल लेजिस्लेशन एंड रोल ऑफ सोशल वर्कर इन लीगल असिस्टेंट। ये आप देख सकते हो कि पिछले वाली किताब में भी हमने देखे थे कि जो बुक थी वो साइकोलॉजी को सोशल वर्क के साथ कैसे कनेक्ट किया जा सकता है उसके ऊपर थी। तो इस बुक के भी लास्ट में वैसे ही बोल रहे कि लॉ के साथ सोशल वर्क का क्या नाता है, क्या रिश्ता है, उसको कैसे आप कनेक्ट करोगे। सोशल वर्कर को लॉ की जब ज़रूरत होगी तो वो कैसे खटखटाएगा दरवाज़ा, कोर्ट की दरवाज़ा कैसे खटखटाएगा। तो लीगल असिस्टेंस मतलब अभी भी आप अगर देखोगे तो सारे एनजीओ के अलग अलग लॉयर्स होते हैं, और लॉयर एक्टिविस्ट, लॉ एक्टिविस्ट के साथ उनके बहुत अच्छे रैपोर्ट होते हैं, ताकि उनकी जो गुहार है वो लॉ के थ्रू से गवर्नमेंट तक पहुंच पाए। तो ये सारे जितने सारे मैंने चैप्टर्स बताया आप बहुत इम्पोर्टेंट है, और कुछ भी बोरिंग नहीं है, बहुत ही इंटरेस्टिंग है। आप अगर ध्यान से पढ़ोगे तो आपको अच्छा लगेगा। और आगे जाके भी मैं जब अलग अलग लेक्चर बनाऊंगी तो मैं आपको किताब भी दे दूंगी जो आप फ्री में पढ़ सकते हो। ब्लॉग्स में, छोटे ब्लॉग्स में आप आराम से इसको पढ़ सकते हो, और आपको एक बार इंटरेस्ट आ जाएगी तो आप फिर उसको मतलब बहुत अच्छे से नोट एंड असाइनमेंट बना के आप 60% तक तो आराम से उठा सकते हो। सो BSW 002 के बाद नेचुरली BSW 003 आना चाहिए, मगर जैसे कि मैंने आपको पहले बताई कि सेकेंड ईयर में 003 नहीं है, 002 और 004 रखा गया है, तो मैं उसी पैटर्न में पढ़ूंगी अभी। तो 002 के बाद मैं पढ़ रही हूँ 004। इसका नाम है इंट्रोडक्शन टू फैमिली लाइफ एजुकेशन, और इसमें किताबें दी गई है 6, मतलब 6 ब्लॉक्स हैं। और पहले वाले ब्लॉक का नाम या पहली वाली किताब का नाम है एजुकेशन ऑन फैमिली। इसमें 5 यूनिट्स हैं। तो पहले वाले यूनिट का नाम है कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली लाइफ, और इसके बाद है फैमिली लाइफ एजुकेशन कॉन्सेप्ट एंड मीनिंग। नंबर 3 यूनिट है इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली लाइफ एजुकेशन। नंबर 4 है रोल ऑफ होम स्कूल रिलीजन इन इम्पार्टिंग फैमिली लाइफ एजुकेशन। नंबर 5 है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनैलिटी एंड मोरल वैल्यूज़ इन लाइफ। तो पहले मैं बता दूं कि ये जो किताब है और ये जो पेपर है, ये पूरी पेपर एक्चुअली बेसिकली फैमिली लाइफ के ऊपर है, जैसे कि आप देख सकते हो ऊपर। मतलब अर्थात एक परिवार में इसमें माना जाता है कि अगर आपके फैमिली में सब कुछ ठीक ठाक है, अगर आपका मैरिज सक्सेसफुल है, अगर आपके बच्चे सही से प्रॉपरली प्लानिंग करके लेते हो और उनको प्रॉपर एजुकेशन देते हो बचपन से, तो आपको बाद में जाके फैमिली डिसइंटीग्रेशन में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। जैसे कि डिवोर्स हो गई या सेपरेशन हो गई, या बहुत ज़्यादा डोमेस्टिक वायलेंस है या डोमेस्टिक प्रॉब्लम्स है, तो उसको आप खुद ही सॉर्टेड आउट कर सकते हो। सोशल वर्कर तक जाने के लिए आपको ज़रूरत ही नहीं है। अगर आपके पास बेसिक स्किल रहे और उसको पहले से अपना रहे हो तो आपके फैमिली में लीस्ट टू लीस्ट प्रॉब्लम्स होंगे। तो चैप्टर नंबर 1 जो है, मतलब बुक नंबर 1 एजुकेशन एंड फैमिली, उसके यूनिट कॉन्सेप्ट ऑफ फैमिली लाइफ में आपको डिफिनीशन वगैरह मिलेगी, फैमिली लाइफ किसको कहा जाता है। और यूनिट नंबर 2 में फैमिली लाइफ एजुकेशन है, मतलब ये एडुकेट कैसे करते हैं फैमिली लाइफ के बारे में। और यूनाइटेड नेशंस के एक पॉलिसी है, एक यूनाइटेड नेशन से आया है। अगर आप फर्स्ट ईयर में पढ़ोगे और सेकेंड ईयर में भी पढ़ते जाओगे डीप में, तो आपको पता चलेगा कि मोस्टली जितने प्रोग्राम्स फैसिलिटेट किया गया है इंडिया में वो सारे यूनाइटेड नेशंस के रेटिफाइड मेंबर है इंडिया। तो इसके वजह से यूनाइटेड नेशंस के कोई भी प्रोग्राम हो तो हम हमारे तरह उसको इम्प्लीमेंट करते हैं और हम उसको साइन करते हैं या रेटिफाई करते हैं, तो वो हमारे देश में भी लागू हो जाती है। तो फैमिली लाइफ एजुकेशन भी वैसे ही 70s-80s में आने वाली एक एजुकेशन पॉलिसी प्रोग्राम है जो इंडिया में खास तो हमारे यहाँ पे ज़्यादा है नहीं। आप देख सकते हो कि फैमिली लाइफ एजुकेशन इतना ज़्यादा हमारा यहाँ पे इतना पॉपुलर नहीं है अभी तक। नंबर 3 ब्लॉक यूनिट नंबर है इम्पोर्टेंस ऑफ फैमिली लाइफ एजुकेशन। फैमिली लाइफ एजुकेशन क्यों चाहिए इसके ऊपर बात की जाएगी। और 4 है रोल ऑफ होम स्कूल एंड रिलीजन इन इम्पार्टिंग फैमिली लाइफ एजुकेशन। तो यहाँ से सोशल वर्कर का काम शुरू होता है। होम में तो फ़िलहाल आप खुद ही एजुकेट करोगे बच्चे को फैमिली लाइफ के बारे में या अपने हस्बैंड के साथ या वाइफ के साथ, मगर सोसाइटी में जैसे आप बाहर जाओगे तो सोशल जैसे स्पेक्ट्रम में जाओगे, जैसे कि स्कूल में, और रिलीजियन मतलब जैसे कि आप चर्च में जाते हो या टेम्पल में जाते हो या मॉस्क में जाते हो या सिनागॉग में जा रहे हो, तो वहाँ पे भी सोशल वर्कर्स के उनके साथ पार्टनरशिप होती है, जहाँ पे वो लोग फैमिली लाइफ एजुकेशन के लिए सेमिनार वर्कशॉप अरेंज करते हैं।
स्कूल में भी होते हैं, वो तो हमें पता ही है। स्कूल में जैसे कि अलग से वर्कशॉप विंडोज़ लगाए जाते हैं, जैसे कि फैमिली लाइफ में तो फ़िलहाल इतना नहीं लगाया जाता, पर फिर भी छोटे मोटे चीज़ें होते रहते हैं स्कूल में भी। और टेम्पल्स में तो मुझे इतना नहीं पता, मगर अगर आप पढ़ोगे तो चर्च में काफ़ी ज़्यादा होता है। नंबर 5 यूनिट है डेवलपमेंट ऑफ पर्सनालिटी एंड मोरल वैल्यूज़ इन लाइफ। तो पर्सनालिटी एंड मोरल वैल्यूज़ में यही बातें की जाएगी जो थोड़ी सी स्पिरिचुअलिटी के ऊपर फोकस्ड है। जैसे कि आपकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी सोसाइटी के लिए, उतनी रिस्पॉन्सिबिलिटी आपकी फैमिली के लिए, बच्चों के लिए, पेरेंट्स एंड योर स्पाउस जो हैं उनके लिए हैं। तो वो मोरल वैल्यूज़ आपको हर वक्त ठीक रखना है। अब अगर आप सोसाइटी के साथ मिलजुल के रहना चाहते हो, अगर आप बहुत इंडिविजुअलिस्टिक पर्सन नहीं हो, आपको सोसाइटी के रिचुअल्स वगैरह और उसमें जो फेस्टिवल्स होते हैं, उनके जो ग्रुप सिलेक्शंस होती है, उसमें आप बिल्कुल पार्टिसिपेट करते हो, तो आपको कुछ मोरल वैल्यूज़ रहना बहुत ज़रूरी है। अगर आप नहीं रखोगे तो आपको बहुत सारी दिक्कतें आ सकती है, फैमिली में भी और सोसाइटी में भी एज सच। तो उसके बारे में इसमें बोला जाएगा। बुक नंबर 2 में है लाइफ स्किल एजुकेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट है, स्पेशली जो थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज़ है उसमें लाइफ स्किल एजुकेशन बहुत ज़्यादा दिया जाता है। जैसे कि बांग्लादेश, इंडिया, पाकिस्तान, भूटान, श्रीलंका ऐसे जैसे देश हैं, और लैटिन अमेरिका और अफ्रीका में भी लाइफ स्किल एजुकेशन कंपलसरी यूनाइटेड नेशंस ने कर दिया है। आपको शायद, आप अगर बड़ी सिटी में रहते हो या टाउन में रहते हो तो आपको पता नहीं हो, मगर जो छोटे गांव में और ट्राइबल एरियाज़ में स्कूल्स खोले जाते हैं आदिवासियों के लिए और जनजातियों के लिए, वहाँ पे लाइफ स्किल एजुकेशन के अलग से कोर्सेज पढ़ाए जाते हैं। वो कोर्सेज क्या क्या हैं वो आपको ये 4 यूनिट में मिल जाएंगे। एक है बेसिक कॉन्सेप्ट्स इन लाइफ स्किल एजुकेशन, 2 है अंडरस्टैंडिंग मैन एंड वीमेन, 3 है लाइफ स्किल एजुकेशन कॉन्सेप्ट एंड ऑब्जेक्टिव्स, एंड 4 इन नंबर यूनिट है लाइफ स्किल एजुकेशन रोल ऑफ होम स्कूल एंड मीडिया। मैं बता दूँ, लाइफ स्किल यही है कि आपके लाइफ में आप जैसे एंगर मैनेजमेंट करना या डिप्रेशन मैनेजमेंट करना। अभी जो कोविड में जो प्रॉब्लम चल रही है, जैसे कि हमें बहुत ज़्यादा एंग्जाइटी हो रही है, डिप्रेशन हो रही है, हम काम नहीं कर पा रहे थे, कुछ दिन पहले बाहर भी नहीं जा पा रहे थे। अगर हमारे पास प्रॉपर लाइफ स्किल एजुकेशन रहे तो हम इसको मैनेज ईजिली कर सकते हैं। तो जो लोग डिज़ास्टर प्रोन एरिया में रहते हैं, जो लोग एकदम ड्रॉट एरिया में रहते हैं, जहाँ पे बिल्कुल भी खाने का कुछ नहीं, पहनने का कुछ नहीं, या बहुत वायलेंस या वॉर चल रहा है, सिविल वॉर चल रहा है, वहाँ पे लाइफ स्किल की बहुत ज़रूरत होती है। नहीं तो कोई भी आदमी सुइसाइड कर सकता है, या कोई भी आदमी बहुत वल्नरेबल हो सकता है, मेंटली ब्रेकडाउन हो सकती है उसकी। तो इसके ऊपर ये बताया जाता है। अंडरस्टैंडिंग मैन एंड वुमेन जो है वो थोड़ी सी सेक्स एजुकेशन के ऊपर है, पर बिल्कुल पूरा नहीं है। पर इसमें थोड़ा सा डिफ्रेंसिएशन इसलिए दिखाया गया है क्योंकि जेंडर वायलेंस के ऊपर यूनाइटेड नेशंस अब बहुत गौर से वो उसको फोकस कर रहे हैं कि मतलब लड़कियों की जो जेंडर वायलेंस बहुत ज़्यादा होती है, थोड़ा बैकवर्ड कंट्री जो है, डेवलपिंग कंट्री है, वहाँ पे बहुत ज़्यादा ह्यूमिलिएशन ज़्यादा है। जैसे कि स्कूल में या बाहर जाए लड़कियाँ कुछ अपनी तरह ऑफिस स्पेस में काम करे तो उनको बहुत ज़िल्लतें, स्पेशली अफ्रीकन कंट्रीज़ वगैरह तो बिल्कुल भी सेफ़ नहीं है। तो वहाँ पे अंडरस्टैंडिंग ऑफ मैन एंड वीमेन इसलिए दिया गया है कि वो अपने बॉडीज़ को पहचान पाएँ और उनके कैरेक्टर्स भी पहचान पाएँ। लास्ट वाले जो यूनिट है लाइफ स्किल एजुकेशन, वो रोल ऑफ होम स्कूल एंड मीडिया है। यहाँ पे वही सेम है, जैसे फैमिली लाइफ में आप पार्टेक करते हो, आपकी पार्टिसिपेशन है, वैसे ही होम में भी आपको लाइफ स्किल सिखाया जाए। स्कूल में भी तो मैंने बताई आपको, स्कूल में सिखाया जाता है। एनजीओज़ और वॉलंटरी ऑर्गेनाइजेशंस, उनकी पार्टनरशिप में वो लोग वर्कशॉप देते हैं। और मीडिया में तो अलग से है, जैसे कि मीडिया में आपको पता होगा कि मीडिया के बहुत बड़ी रोल है लाइफ स्किल एजुकेशन में। जैसे कि यूट्यूब या कुछ भी ऐसे ज़्यादा चीज़ कंटेंट प्रमोट करेगी जो आपको लाइफ स्किल एजुकेशन की वीडियो ज़्यादा दिखाए जाए, या आपके पॉपअप ज़्यादा हो, या ऐसे चीज़ को कोई भी सीरीज़ या कोई भी मूवीज़ के थ्रू से लाइफ स्किल एजुकेशन दिया जाए, या कोई ऐसे कोई शो प्रोग्राम हो न्यूज़ चैनल में जो वीकेंड्स में आए जो लाइफ स्किल के ऊपर हो। तो ये सारे स्टेक होल्डर्स होते हैं बेसिकली। तो चैप्टर नंबर यहाँ पे पता नहीं क्यों बुक को चैप्टर लिखा गया है, मगर इट्स बुक 3। तो 3 नंबर बुक में प्रोसेस ऑफ ग्रोइंग अप, ये बेसिकली फिजियोलॉजिकल है। जो फर्स्ट ईयर में हमने साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट पढ़े थे, उसके साथ ही ये फिजियोलॉजिकल बहुत ज़्यादा फोकसिंग है, और जेंडर डिवाइस मतलब सेक्स पर डिटर्मिनेशन के ऊपर, मतलब सेक्स डिटरमाइंड है, बहुत सेक्स बेस्ड है। तो नंबर 1 जो यूनिट है वो मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फंक्शनिंग के ऊपर है, और सेकंड है फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम एंड फंक्शनिंग। आप समझ ही सकते हो, मतलब मेल और फीमेल के जो अलग से ग्रोथ होती है फिज़िकल, तो उसके ऊपर बातें की जाएगी, और स्पेशली रिप्रोडक्टिव सिस्टम के ऊपर बातें की जाएगी
क्योंकि ये फैमिली लाइफ के साथ डायरेक्टली कनेक्टेड है। आप अगर पहली वाली किताब पढ़ के समझ गए तो ये आपको समझना ही है कि बहुत सारे लोगों को भी ये भी नहीं पता कि लड़के लड़कियाँ मतलब बच्चे कैसे पैदा होते हैं, और लड़की हो गई या कुछ लड़का हो गया है तो कैसे क्या हो रहा है। तो ये जानने के लिए फीमेल और मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आपको जानना बहुत ज़रूरी है। नंबर 3 है अर्ली स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, बायोलॉजिकल, सोशल एंड साइकोलॉजिकल। ये पर्सनालिटी डेवलपमेंट जो हमने थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटीज़ पढ़े थे हमने फर्स्ट ईयर में, उसी का फिलहाल एक ही टाइप का है, पर इसमें थोड़ी सी चाइल्ड डेवलपमेंट के ऊपर फोकस्ड है। जैसे कि इसमें बायोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल डेवलपमेंट आस्पेक्ट एक बच्चे का कितना होता है, जो मेनली ये कवर अप किए हैं। जैसे कि बच्चा पैदा हुआ तो अर्ली चाइल्डहुड टू द एडोलेसेंस, एडोलेसेंस मतलब 14-15 साल की उम्र तक के बच्चे से, मतलब जो एक बच्चा लड़का बन रहा है या लड़की बन रही है उसके ऊपर ये फोकस है। नंबर 4 यूनिट है लेटर स्टेजेस ऑफ ह्यूमन ग्रोथ, मतलब जो बुढ़ापे आती है और जब आप मैच्योर हो जाते हो कम्प्लीटली लाइक 30-35, तो वो ग्रोथ, बायोलॉजिकल, सोशल, साइकोलॉजिकल क्या इफेक्ट्स आपकी लाइफ में आने वाली है वो इसमें बताएगी। आप अगर साइकोलॉजी पढ़ रहे हो फर्स्ट ईयर के बुक में ही साइकोलॉजी में थ्योरी ऑफ पर्सनालिटी में एरिक एरिक्सन की एक डेवलपमेंट स्टेज के बारे में बात की गई है। वहाँ पे एकदम मतलब पैदाइश से मौत तक के पूरा एकदम साइकोलॉजिकल एंड सोशल आपका ग्रोथ के बारे में बोला जाता है। तो वो ही इसमें डिस्कस की जाएगी यूनिट नंबर 4 में। और लास्ट में यूनिट नंबर 5 है यूथ एंड देयर कंसर्न्स। तो यूथ इश्यूज जितने प्रॉब्लम्स अभी हो रहे हैं, जो उनके जनरेशन गैप हो जाता है और अब की कंसर्न्स, ये मेरे ख्याल से 90s के बाद इसको चेंज नहीं किया गया। आप अगर जब नोट लिख रहे हो, बना रहे हो, तो आप अभी के यूथ का जो प्रॉब्लम्स और कंसर्न्स है वो आप लिख सकते हो। डिजिटल कनेक्शन, डिजिटल गैप वगैरह, ये सारे आप इसमें कम्युनिकेशन गैप, ये मीडिया वायलेंस, इसके ऊपर आप लिख सकते हो। चैप्टर नंबर 4 या बुक नंबर 4 है सोशल इंस्टीट्यूशन ऑफ मैरिज। इसमें 4 यूनिट्स हैं। मैरिज एंड फैमिली, चूजिंग ऑफ लाइफ पार्टनर। फिर 2 नंबर यूनिट है मैरिज इन इंडिया। 3 नंबर यूनिट है सोसाइटी, कल्चर, रिलीजन एंड फैमिली वैल्यूज़। एंड नंबर 4 है मैरिटल लाइफ एंड रोल एक्सपेक्टेशन। यहाँ पे समझाने की कोई बात नहीं है, आप समझ ही सकते हो, सब कुछ नॉर्मल है। तो लास्ट में जो है नंबर 4 नंबर, उसमें बता दूँ मैरिटल लाइफ एंड रोल एक्सपेक्टेशन में आप जो है वो जेंडर रोल डिवीज़न होती है कि लड़कों को हस्बैंड को क्या काम करना चाहिए, लड़की को एक जो घर की बहू है उसको क्या काम करना चाहिए, और घर पे जो इन लॉज हैं उनका क्या रोल एक्सपेक्टेशन है। ये सारी चीज़ें यहाँ पे समझाई जाएगी, क्योंकि ये रोल एक्सपेक्टेशन में जब क्लैशेस होती है तभी हमें प्रॉब्लम आती है, और तभी जब हम मेंटली डिप्रेस्ड हो जाते हैं तभी हम सोशल वर्कर के पास जाते हैं। तो आप चेन बिल्कुल समझ सकते हो इसमें पूरा। चैप्टर 5 में पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम फॉर फैमिली वेलफेयर, ये बुक है, बुक नंबर 5 पॉलिसीज़ एंड प्रोग्राम फॉर फैमिली वेलफेयर। इसमें 4 यूनिट्स हैं। यूनिट नंबर 1 इज़ इंडियन फैमिली इन ट्रांजिशन, मतलब इंडियन फैमिली जैसे जॉइंट से भी सिंगुलर में वो हो गया है, और इंडियन फैमिली में बच्चों के एक बच्चा या 2 ही बच्चे होते हैं न्यूक्लियर फैमिली में। ये सारे ट्रांजिशन के अंदर जैसे जाते हैं, जैसे कि गांव से फैमिलियाँ शहर में जाते हैं, वहाँ पे उनको बहुत मैनेजमेंट की प्रॉब्लम होती है। तो ये सारे जो सिर्फ इंडियन फैमिली ट्रांजिशन के थ्रू से जा रहे हैं, स्पेशली लड़कियाँ भी काम कर रही है, मॉम्स जो वर्किंग मॉम्स होते हैं बाहर काम करते हैं, तो ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई जाएगी। नंबर 2 में है फैमिली प्लानिंग पॉलिसीज़, जो मैंने पहले बताई थी, प्लानिंग करके बच्चा करना, जैसे प्लान्ड पेरेंटहुड बोलते हैं इसको। बर्थ कंट्रोल एंड प्लान्ड पेरेंटहुड कनेक्टेड है। आपको कितने बच्चे चाहिए, आपको शायद पता हो कि बहुत ही जल्दी एक बिल पास होने वाली है जिसमें हम इसी के ऊपर बात करेंगे, 2 चाइल्ड पॉलिसी वाली पॉपुलेशन कंट्रोल बिल, तो ये इसी के ऊपर है। नंबर 3 है फैमिली प्लानिंग मेथड्स एंड स्पेसेस बिटवीन लाइफ बर्थ्स, ये हेल्थ के ऊपर है, आपको कितने साल में कितने बच्चे लेने हैं, कब लेने हैं, कैसे लेना है, ये इसके ऊपर है। नंबर 4 है मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एंड इश्यूज एसोसिएटेड विद इट, तो ये स्टेरिलाइजेशन एंड प्रेगनेंसी के ऊपर, मेडिकल टर्मिनेशन के ऊपर है, तो आप इसको पढ़ोगे तो आपको पता चल जाएगा। सो बेसिकली जो मेडिकल टर्मिनेशन ऑफ प्रेगनेंसी एक्ट है 1971 में, तो उसमें पहले मिनिमम जो मतलब मैक्सिमम जो लेवल था वो था 12 वीक्स के बाद आप प्रेगनेंसी आप मतलब एबॉर्शन नहीं करवा सकते। बाद में उसको एक्सटेंड करके 20 वीक्स तक करवाया गया, और 2020 में एक बिल पास हुआ है हेल्थ मिनिस्ट्री से जो रिसेंटली, तो उसको अभी एक्सटेंड करके 24 वीक्स तक कर दिया गया है। कि कोई भी इंसेस्ट या कोई रेप केस हो, या आपको पता है कि आपका जो बच्चा है वो पैदा होगा तो वो मेंटली अपाहिज हो सकता है या उसका शारीरिक कोई डिसेबिलिटी रह सकती है, तो उसको मतलब गौरतलब करके हेल्थ मिनिस्ट्री से उसको 24 वीक्स तक एक्सटेंड कर दिया गया है। ये रिसेंटली बिल पास हुआ है 2020 में।
हालांकि आपको ये बुक्स में नहीं मिलेंगे तो, मगर करंट अफेयर्स जानना बहुत ज़रूरी है सोशल वर्क के लिए, तो ये मैं आपको इतना तक मैं इंफॉर्मेशंस बता सकती हूँ। नंबर 6 है, मतलब किताब नंबर 6 है मेजर प्रॉब्लम्स इन मैरिटल लाइफ। इसमें सिर्फ 3 ही यूनिट्स है, साइको सोशल इफेक्ट्स ऑफ डिवोर्स, सेपरेशन एंड माइग्रेशन। 2 नंबर यूनिट है डाउरी डिमांड्स एंड डाउरी डेथ्स, एंड 3 नंबर है लीगल इशूज़ इन्वॉल्व्ड इन मैरिज। तो नंबर 1 में जो है वो साइको सोशल इफेक्ट्स ऑफ डिवोर्स, सेपरेशन एंड माइग्रेशन। डिवोर्स एंड सेपरेशन आप समझ सकते हो, पर माइग्रेशन का भी बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है। जब हम एक सिटी से दूसरे सिटी में जाते हैं तो वहाँ के कल्चर और वहाँ की फर्स्ट लाइफ के साथ हमें बहुत इफ़ेक्ट हो जाता है। वहाँ की जो वैल्यूज़ है, वहाँ की कल्चर और वहाँ की जो हमसे जो उनकी डिमांड रहती है, वो उसको पूरा करते करते हमारे ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर लोड आ जाता है। और इससे हो सकता है कि आपके फैमिली में आपके तनावपूर्ण एक संपर्क हो जाए कि आपके फैमिली में आपके बच्चों के साथ या आपका हस्बैंड या वाइफ के साथ आपका झगड़ा होने लग जाए और आप ड्रिंकिंग में चले जाओ, आप सब्सटेंस अब्यूज़ में चले जाओ, ऐसा हो सकता है। तो ये साइको सोशल इफेक्ट्स इसी के ऊपर बताएंगे। और दूसरा नंबर है डाउरी डिमांड्स एंड डाउरी डेथ, तो दहेज के ऊपर है। दहेज के रिलेटेड जितने क्राइम्स हैं सोशल, वही मतलब ये पर्टिकुलरली साउथ एशियन प्रॉब्लम है, तो ये इंडिया, पाकिस्तान और बांग्लादेश में ऐसी प्रॉब्लम के ऊपर बात की जाएगी। और नंबर 3 है लीगल इश्यूज़ इन्वॉल्विंग इन मैरिज। लीगल इश्यूज़ में आपको सारे लॉज एंड एक्ट्स बताएंगे। खास करके मैं एक बात बोलना भूल गई थी, मैरिज इन इंडिया शायद आपको इसके पहले ही आपको पढ़ने को मिल जाए कि मैरिज में जो हमारे स्पेशल मैरिज एक्ट है और हिंदू एक्ट है, ये सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे इसमें। और उसमें आपको लीगल सारी चीज़ें पता चलेगा। आपको कोर्ट में कहाँ पे जाना है, आपको कौन से डिस्ट्रिक्ट ऑफिस में जाना है, रजिस्टर्स ऑफ मैरिज ऑफिस में जाना है, और ये सारे एक्ट्स आपको पढ़ने से पता चलेगा कि कैसे लीगली एक स्टेट आपको एक्सेप्ट करते हैं आपका मैरिज के टाइम में। तो बस ये इतना ही था। तो ये जो मुझे मिला है ये सिंपल ट्रिक है। आप कोई भी डाइजेस्ट बुक के कोई, जैसे कि नीरज या जीपीएच में जाओ और वहाँ के वेबसाइट में जाके ये कोर्स कोड डालोगे तो उनके अगर बुक्स इसमें लिखी हुई है तो वो निकल के आ जाएगी। उसके डिटेल्स में जाओगे तो आपको सारे टॉपिक्स के इन डिटेल्स ऐसे मिल जाएंगे। ये जितने प्रेजेंटेशन में मैंने दिखाए, मैंने अपने हाथ से नहीं टाइप किए हैं, सिर्फ उन्हीं के स्क्रीनशॉट्स हैं। तो जीपीएच या नीरज के बुक्स के वेबसाइट में जाके आपको सारे ब्लॉग्स एंड यूनिट डिटेल्स मिल जाएंगे। अगर आप इग्नू के ऑफिशियल वेबसाइट में जाओगे तो आपको ऐसे नहीं मिलेगा, आपको हर पेज में क्लिक बाय क्लिक करते करते ही आपको डिटेल्स मिल पाएगी। हालांकि आपको मतलब जीपीएच और नीरज में इकट्ठे मिल जाएंगे एक ही बार में, तो वहाँ पे जाके आप देख सकते हो। बाकी ये बहुत बड़ी हो गई है, मैंने फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर इसमें कवर अप कर दिए हैं। प्रैक्टिकल के लिए मैं अलग और ह्यूमैनिटीज़ के लिए अलग, और फाइनल ईयर के इलेक्टिव कोर्सेज जिसमें 3, 5, 6 आने वाली है वो मैं अलग से करूँगी। मतलब और 3 वीडियोज़ में आपका होपफुली कवर अप हो जाएगी सारी सिलेबस। थैंक यू फॉर वॉचिंग। और आपको कोई भी क्वेश्चन रहे, कोई भी कन्फ्यूजन रहे तो आप मुझे नीचे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हो। मैं आपको मतलब जल्द से जल्द जवाब देने की कोशिश करूँगी।